हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। मैं आप लोगों का दोस्त सी आशीष गुप्ता। आज हम लोग आप लोगों के सामने सीपीटी जून 2016 अभी अभी 19 जून को जो एग्जाम हो के चुका है उसकी आपको मैं आंसर्स आज बताने वाला हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। आपको जो आपने परफॉर्मेंस अभी की है आप इवेल्युएट उस हिसाब से आप अपने आप को करें कि जी मैंने ठीक किया है या थोड़ा गड़बड़ रह गई। इस हिसाब से आप ये भी अपने आगे की भी प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर आपको विश्वास हो कि हाँ जी मैं तो क्लियर हो जाऊंगा तो आप कहीं ना कहीं अपने जो सीए की आगे की जो फर्दर स्टडीज है आप उसको भी प्लान कर सकते हो, देख सकते हो। तो आज ये जो जून 2016 में जो आपका पेपर हुआ उस पेपर को जो है वो मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है बताने वाला हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप इस वीडियो में आप ये भी देखिएगा कि किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। एक बेसिकली एमसीक्यू को सॉल्व करने की जो आर्ट हमें चाहिए, ठीक है। देखिए आप वैसे तो पेपर दे चुके हो लेकिन अगर कुछ बच्चों में कुछ कमियां रह गई हो, कुछ क्वेश्चंस में उन्हें कंफ्यूजन हुई हो, जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना यार ये वाला ऑप्शन भी लग रहा है, ये वाला ऑप्शन भी लग रहा है, तो वो जो तरीके हैं वो आज आप इस वीडियो को देखकर जो है वो सीख सकते हो। तो मैं आपका स्टार्ट करता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को पेपर में आया, ये जो पेपर आप लोगों के लिए बनाया गया है ये वैसे तो एक मेमोरी बेस्ड बनाया गया है क्योंकि एग्जाम तो आपको पता है जो पेपर है वो हॉल के बाहर आपको नहीं मिलता, तो एक मेमोरी बेस्ड जो है वो आपका पेपर जो है बनाया गया। देखिए पहला क्वेश्चन, अ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प इज नोन एज, दोबारा पढ़ लेते हैं, अ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प इज नोन एज अकोमोडेशन बिल, ट्रेड बिल, ऑर्डिनरी बिल, रिटायर्ड बिल। चलिए बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब जनरली जो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज का जो कांसेप्ट आया वो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस के लिए आया कि मैंने किसी को सामान बेचा है, वो मेरा डेटर बन गया और अब पैसा लेने के लिए मैं उसको बदले में एक बिल दे रहा हूँ, सो दैट बिल इज कॉल्ड एज ट्रेड बिल। लेकिन जब आपस में फ्रेंड्स की म्यूचुअल हेल्प के लिए अगर हम कोई बिल बना रहे हैं तो इसका आंसर जो आपका होना चाहिए दैट इज अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन का मतलब होता है सिचुएशन में अपने आप को अकोमोडेट करना, एक दूसरे की हेल्प करना। सो आंसर शुड बी ए। देखते हैं, चलिए ये आपकी हरी बत्ती जल गई है यानी अकोमोडेशन आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। एक नंबर इसी के साथ आपको मिल गया। आप भी अपनी इवैल्यूएशन साथ के साथ करते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इज एसरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किसके बेस पर हम जान पाते हैं। ऑप्शन देखिए, रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस। अगर मैं बात करूं रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस तो बुक कीपिंग में तो दो चीजें आती है, रिकॉर्डिंग करना जिसमें जिसको आप जर्नल में करते हो, जर्नल एंट्रीज करते हो, और इसके अलावा आपकी क्लासिफाइंग करना जो आप लेजर में करते हैं। सो हम अकाउंट्स की पोजीशन सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग से तो नहीं समझ पाते। बी आ गया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है। सी ऑप्शन आ गया अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपका जर्नल से लेकर एक तरीके से बैलेंस शीट तक सब कुछ आ गया, और ऑलमोस्ट हमें सब कुछ चाहिए होता है अपने बिजनेस को समझने के लिए। खासतौर पे हमें पी&एल और बैलेंस शीट तो बिल्कुल चाहिए अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन समझने के लिए। तो इसका आंसर जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी सी होना चाहिए, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। चलिए ये आपकी ग्रीन लाइट जल गई है, बहुत बहुत बधाई हो, आपका दूसरा क्वेश्चन भी ठीक हो गया। नेक्स्ट, बीआरएस इज अ पार्ट ऑफ, देखिए क्वेश्चंस इजी आए हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग है। थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल क्लैरिटी चाहिए। बीआरएस किस चीज का पार्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बैंक बुक का, या कैश बुक का। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली हम वॉलंटरीली अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जी मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग तो बैंक में बैलेंस होना चाहिए 5 लाख,
लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग आ रहा है 3.5 लाख। तो यार मन में ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी जगती है कि यार ये 1.5 लाख रुपए कहाँ गया। सो जो बीआरएस हम बना रहे हैं ये सिर्फ अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमें कोई नहीं कहता, ये किसी का पार्ट नहीं होना चाहिए, ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक बुक या फिर कैश बुक। सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर शुड बी नन। ज्यादातर क्वेश्चंस का एमसीक्यू में नन आंसर नहीं होता, लेकिन कुछ चीजों में ऑब्वियसली अगर आंसर है ही है तो आपको करना पड़ेगा। सो आंसर शुड बी नन। देखते हैं, चलिए ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन्वेंट्री इज वैल्यूड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं क्या आएगा। इन्वेंट्री इज वैल्यूड आइदर एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री को हम कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं या मार्केट प्राइस पे, दोनों में से कम। ये कौन सा प्रिंसिपल है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डैश। कौन सा प्रिंसिपल है भाई? कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस, दोनों में से कम। ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो हमें एक तरीके से अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स करने की राय देता है, यानी हम असेट्स जो है वो कम पर दिखाएं। भाई इन्वेंट्री भी एक टाइप का असेट्स ही है। अब ये आपको बोल रहा है कम पर दिखाओ, कॉस्ट पे या मार्केट वैल्यू दोनों में से कम पर दिखाओ। ये कौन सा प्रिंसिपल है? कंजर्वेटिज्म, मैचिंग, एक्रूअल या फिर नन। देखिए जी, मैचिंग तो वो होता है कि एक साल के इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करो। एक्रूअल तो वो होता है कि ये देखो कि साल का इनकम है या नहीं है, साल का एक्सपेंस है या नहीं है। इन्वेंट्री को कम पर दिखाओ, असेट को कम पर दिखाओ, ये आपका कंसेप्ट कहता है कंजर्वेटिज्म, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं प्रूडेंस। अंडरस्टूड? आप भी अपना साथ साथ अपनी चेकिंग करते रहिएगा। तो हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए। देखते हैं ठीक है या नहीं है। चलिए ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर्स कैन बी, ध्यान से पढ़िएगा, मॉर्गेज डिवेंचर्स और सिंपल डिवेंचर्स। मॉर्गेज क्या होता है? जिनके अगेंस्ट हमने कुछ ना कुछ गिरवी रख रखा है। सिंपल मतलब होगा जिनके अगेंस्ट कुछ गिरवी नहीं है। सो ऑब्वियसली ज्यादातर डिवेंचर जो है वो सिक्योर्ड नेचर के ही होते हैं, मॉर्गेज नेचर के ही होते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और बेयरर डिवेंचर्स। अब रजिस्टर्ड डिवेंचर्स वो हो गए जिनका नाम रजिस्टर में लिखा है, बेयरर डिवेंचर्स वो हो गए जो रजिस्टर्ड डिवेंचर नहीं है, जो सिंपली बाय मियर डिलीवरी या बाय पोजेशन ही डिवेंचर होल्डर है। रिडीमेबल डिवेंचर और इरिडीमेबल डिवेंचर, जी ये बात भी ठीक है। डिवेंचर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कुछ सालों बाद पैसे वापस करने हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी कोई लाइफ ना हो। कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर मींस वो डिवेंचर जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन कन्वर्टेबल जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली ये सारे डिवेंचर्स हो सकते हैं। इसने बोला डिवेंचर्स कैन बी, डिवेंचर्स हो सकते हैं, तो हाँ जी सारे टाइप के डिवेंचर्स हो सकते हैं। तो इसने ऑप्शन दिया पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, यस सारे। अब अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑफ डिवेंचर्स, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिवेंचर्स, सारे टाइप के डिवेंचर्स हो सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर शुड बी डी। ये लीजिए, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। देखिए अब प्रैक्टिकल आ गया, बधाई हो प्रैक्टिकल आ गया आपका। टोटल असेट्स इज इक्वल टू 3,06,000, सिक्योर्ड लोन्स 1 लाख, अनसिक्योर्ड लोन 60,000, कंटिंजेंट लायबिलिटीज 1,46,000। ये आपसे पूछ रहा है कैपिटल निकालना। जी मेरे दिमाग में तो आ रहा है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि मैं असेट्स में से अगर लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो आपका आ जाएगा कैपिटल। यानी हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज को मुझे पहचानना है। असेट्स की बात करूं तो मुझे क्वेश्चन ने 3,06,000 रुपए के असेट्स दे रखे हैं। लायबिलिटीज की बात करूं तो 1 लाख का सिक्योर्ड लोन है और 60,000 रुपए का अनसिक्योर्ड लोन है। अब दोनों ही लोन्स लायबिलिटी होते हैं। एक और दे रखी है कंटिंजेंट लायबिलिटी 1,46,000। मेन पॉइंट ये था, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक फ्यूचर लायबिलिटी होती है
विच शुड नॉट बी इन द बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता, जबकि फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट या फिर नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा जाता है। तो ये लायबिलिटी आपकी प्रेजेंट लायबिलिटी नहीं है, आपकी प्रेजेंट लायबिलिटी दो है, 1,60,000। तो इस हिसाब से अगर मैं अपनी कैपिटल का अमाउंट देखूं, यानी अब आप अपना यंत्र निकाल लीजिए, 3,06,000 में से 1,60,000 की लायबिलिटी अगर माइनस कर दीजिए तो 1,46,000 की हमारी कैपिटल का अमाउंट जो है वो बनता है। सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर शुड बी बी। चलिए देखते हैं क्या ये सही आंसर है। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, मतलब बेसिक नॉलेज बहुत चेक करी गई है इस पेपर में। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय अ फायर इज, जो आपको मशीन के टूट जाने पर, मशीन टूट गई, मशीन खराब हो गई, क्यों, आग लग गई थी फैक्ट्री में, तो उसके बदले में इंश्योरेंस वालों ने आपको क्लेम दिया। ये कैपिटल रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जी इसकी ना ऑब्वियसली कोई कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात ये है कि भाई ये एक्सपेंडिचर तो बिल्कुल भी नहीं है, पैसा मिला है, दिया थोड़ी है। अब मशीन का टूट जाना और उस पे इंश्योरेंस का पैसा मिलना, क्या ये रोज रोज की कोई कमाई है? नहीं, ये एक इररेगुलर यानी वंस इन अ वाइल, कभी कभी मुद्दतों में कभी एक बार मिलने वाला पैसा है। दैट मींस ये एक कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट तो हमारी रोजाना की कमाइयां होती है, लाइक सेल्स, लाइक कमीशन। अब जो कभी कभी मिल रहा है दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। सो द आंसर शुड बी ए। देखते हैं, भगवान मेरा आंसर प्लीज ठीक करा देना। सो बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, आपका आंसर है ए, कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारे पास थ्योरेटिकल आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री है 4 लाख, कैश सेल 2 लाख, टोटल सेल 17 लाख, सेलिंग प्राइस 125% ऑफ परचेज प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ना बेसिकली काफी कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये है, देखिए सेलिंग प्राइस के आगे लिखा है 125% ऑफ परचेज प्राइस, यानी एक तरीके से हर चीज अपने आप में 100 होती है, यानी जब हम सेल करते हैं तो 25% का प्रॉफिट लेते हैं परचेज प्राइस का। बेस क्या दे दिया इसने, परचेज प्राइस लिख दिया, लेकिन आप लोगों को एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कि सेल्स प्रॉफिट का जो आप सेल्स हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पर हो सकता है, ना तो परचेज प्राइस के बेस पर हो सकता है। ठीक है, पहली तो थ्योरेटिकल बात होगी कि सेल्स का रिलेशन हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से होता है, ना कि परचेजेस से। चलिए अगर मैं इस हिसाब से देखूं, देखिए सेल्स कितने दे दी इसने मेरे को, इसने मेरे को सेल्स दे दी 17 लाख रुपए, ठीक है, और इसने मुझे बोल दिया, अगर मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानूं, क्योंकि मैंने जनरली अपना दिमाग लगाया भाई, जनरली सेल्स जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही सेल्स आती है। इसने बोल दिया कि आप इसमें 25% प्रॉफिट ऐड जो है वो कर दें, यानी आप सेल्स में से आप जीपी माइनस कर दो तो आप पहुंच सकते हो सीओजीएस पे। मेन बात यह है कि यहाँ पे ये जो 125% है वो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बेस हमेशा देख लेना। अब सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ये कहना चाह रहा है कि सेल्स जो है वो 125% है किसका, सीओजीएस का। सेल मुझे कितनी दे रखी है, 17 लाख, ये 125% के बराबर है, तो मेरा 100 कितना हुआ, अगर मैं ये सॉल्व कर लूं तो सीओजीएस आएगा। समझ रहे आप, इसमें बोला 17 लाख जो है वो 125% है सीओजीएस का। वही कंफ्यूजन क्वेश्चन में ये थी कि परचेज प्राइस लिखा है लेकिन हमेशा सेल सीओजीएस के हिसाब से होता है, तो 17 लाख डिवाइड बाय 125%, इसके हिसाब से तो आंसर आ रहा है 13,60,000, जो हमारा ऑप्शन बी है।
चलिए एक बात और कर दूं इस क्वेश्चन में, आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो यार ये सर ने क्या किया, अपने हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया। ये पहली बात तो अपने हिसाब से नहीं लिखा यार, लॉजिकल है। आप लोग देख लो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक, हमेशा फॉर्मूला यही है कि ना कि सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू सीओजीएस या सीओजीएस प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स का जो रिलेशन है, सेल्स और परचेज का कैसे रिलेशन हो सकता है? अगर आप इसे परचेज भी माने, चलिए तो परचेज मान लेते हैं, उसी हिसाब से अगर 125% ये परचेज का है तो परचेज आनी चाहिए 13,60,000, परचेज आनी चाहिए 13,60,000। अब परचेज है 13,60, सीओजीएस निकालना है। सीओजीएस का एक फॉर्मूला और होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, तो बेसिकली यही बच गया ओपनिंग प्लस परचेज। अब मेरा ओपनिंग स्टॉक है 4 लाख, परचेज मैंने अभी अभी निकाली 13,60,000, इस हिसाब से मेरा आंसर होना चाहिए 4 लाख प्लस 13,60 इज इक्वल टू 1760। भाई 1760 कहीं पर भी ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब जो मेरी पहले वाली सोच थी वो ठीक थी। देखिए आपको एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी, ऑप्शंस को कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो सोच जिस लाइन में चल रही है उस सोच के हिसाब से ऑप्शन नहीं है, वो आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो आप एकदम से अपनी सोच को चेंज करो, दूसरा लगाओ। मेरी एजम्पशन थी कि सीओजीएस के हिसाब से होना चाहिए और बाय चांस वो क्वेश्चन में था, अगर वो क्वेश्चन में नहीं होता तो मैं एकदम से अपनी एग्जाम में सोच को चेंज करता कि शायद वो परचेज ही होगा, उसके हिसाब से निकालता। बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन में नन ऑफ दी अबव है तो नन ऑफ दी अबव भी आसानी से टिक मत करके आना, पहले सोच को चेंज करना, और जब दोनों एजम्पशंस के हिसाब से भी अगर कोई आंसर नहीं आ रहा हो तो बुरे वक्त में नन ऑफ दी अबव कर देना। तो इसमें मेरा आंसर होना चाहिए बी। जी हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है 13,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जर्नल एंड लेजर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डैश ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। मैं ये कहूंगा ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर शायद बच्चे थोड़ा इस चीज को भूल जाते हैं। थ्योरी को वैसे भी अकाउंट्स में ज्यादातर बच्चे भूल ही जाते हैं। जर्नल और लेजर में ट्रांजैक्शंस को डैश ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। आगे एक वर्ड और है, इस पर आप ध्यान देना, द वर्ड इज रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब पहले जर्नल का ऑर्डर बताना फिर लेजर का ऑर्डर बताना। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन है उसी सीक्वेंस में आंसर। ऑप्शन 1 एनालिटिकल, ऑप्शन 2 क्रोनोलॉजिकल। पहली बात भाई आपसे दो चीजों का ऑर्डर पूछा है ना तो आंसर भी दो ही है, क्रोनोलॉजिकल एंड एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड क्रोनोलॉजिकल। भाई फर्क क्या हुआ? दोनों बातें तो एक ही लिखी है, बात आ गई रिस्पेक्टिवली की। सीक्वेंस पहले जर्नल का बताओ फिर लेजर का बताओ। जर्नल का होता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस और लेजर जो है वो डिटेल्ड होता है, लेजर एक एनालिटिकल सीक्वेंस होता है। सो माय आंसर शुड बी सी, जर्नल का हो गया क्रोनोलॉजिकल और लेजर का हो गया एनालिटिकल। जी हाँ हमारी आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज। सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार मिनिमम शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होना चाहिए? 2.5% ऑफ, अब ये तो एक लॉ है, एक फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। 2.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू मींस फेस वैल्यू, 2.5% ऑफ इशू प्राइस, 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू या 25% ऑफ इशू प्राइस। भाई मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है कोई भी परसेंटेज दो तरीके से बताई गई थी। 5% बताई गई थी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट और 25% थी अकॉर्डिंग टू सेबी, 2.5% तो थी ही नहीं। तो ये आपके दोनों तो मतलब अगर मैं 50-50 का आपकी लाइफलाइन इस्तेमाल करूं तो ये दोनों तो आपके ऑप्शंस में से कट गए, आपके पास बचा सी या डी। डिसाइड करना है 25% नॉमिनल वैल्यू का था या 25% इशू प्राइस था। से अकॉर्डिंग टू कंपनी जो 5% है वो 5% है नॉमिनल वैल्यू का, सेबी का जो 25% है वो इशू प्राइस का। द आंसर शुड बी डी। चलिए देखते हैं
बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड रिजल्ट इन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे बच्चों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आपने डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाया, अब उसमें डिक्रीज हो गया। ऑब्वियसली देखिए, डाउटफुल डेट्स का अगर आप प्रोविजन बनाते हो, सो एक टाइप का ये एक एक्सपेंस होता है जिसको आप P&L में डेबिट करते हो। आप प्रोविजन को कम करने की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप एक्सपेंस को कम करने की बात कर रहे हो। एक्सपेंस को कम करना कहीं ना कहीं इनकम कहलाता है। दैट मीन्स जब मेरा प्रोविजन कम होता है तो मैं उसको P&L में क्रेडिट करता हूँ। किया भी था फाइनल अकाउंट्स में हमने, जब एक प्रोविजन ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में बन रखा हो और एडजस्टमेंट्स में एक और बनाने के लिए बोल रखा हो, तो चेंज इन प्रोविजन को हमने दिखाना होता है। तो प्रोविजन अगर कम हो रहा है तो P&L में क्रेडिट करो। अब इस हिसाब से जी P&L इनकम साइड अगर बढ़ती है तो बेसिकली मेरा प्रॉफिट बढ़ता है। ऑप्शन देख लेते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है। With provision for doubtful debts, no doubt is a liability also. It is shown as a deduction from debtors, but it is a liability also. Decrease in liability में provision कम होता है, decrease in liability होती है, बात सच है। फिर प्रॉफिट पर आ गए, decrease in profit, increase in profit। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो चीजें आपके P&L या ट्रेडिंग को असर डालती हैं, उनका ज्यादातर आंसर जब बोला जाए रिजल्ट इन, रिजल्ट, ये कई सारी बातें एमसीक्यू जब करो तो कई सारी बातें दिमाग में आती है। रिजल्ट वर्ड जो है, रिजल्ट निकलकर बिजनेस का हमेशा P&L से आता है। तो जब भी कोई खर्चे या इनकम वाली चीज के बारे में पूछा जाए तो आप उसका बैलेंस शीट एस्पेक्ट ना सोचें कि एसेट या लायबिलिटी में कुछ होगा, आप उसका प्रॉफिट एस्पेक्ट सोचें। तो अगर मेरा प्रोविजन डिक्रीज होगा तो बेसिकली मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ P&L में डिफरेंस को क्रेडिट किया होगा। सो माय आंसर शुड बी डी। बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ऑन 5th January 2016 मिस्टर ए ड्रॉज अ बिल ऑन मिस्टर बी फॉर 30 days आफ्टर साइन। इसमें सबसे ज्यादा मेन पॉइंट देखने वाला तो ये है कि जो बिल है ये आफ्टर साइट है। आफ्टर साइट का मतलब है एक्सेप्ट होने के बाद इसकी डेट गिनी जाएगी। अब बिल को एक्सेप्ट किया गया है 8 जनवरी को, तो अब 8 जनवरी के बाद आप 30 दिन गिनेंगे। अब जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं और आपने 8 तारीख को बिल आपने एक्सेप्ट किया, तो वो डेट छोड़कर 23 डेज तो बेसिकली आपके जनवरी में आपके आएंगे। इसके अलावा 30 दिन का बिल है तो 7 दिन जो है वो फरवरी के आ गए। दैट मीन्स मैं इस स्टेज पर अपना 7 फरवरी पर पहुंच चुका हूँ। लेकिन आपको पता होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस डेज का भी कंसेप्ट है, तो 3 दिन तो दिए जाएंगे वो ग्रेस डेज के होंगे, तो 7 के बाद मैं 3 दिन और दे देता हूँ, यानी 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी। इसी के साथ जो मेरी मैच्योरिटी बनती है वो आपकी 10 फरवरी की बनती है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी सी। चलिए देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरा सी ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेजेस 25 lakhs, 70% of the goods are sold, closing inventory is valued at ₹5 lakh instead of at 7 lakh 50। पहले तो मैं इसकी बात को वेरीफाई कर लूं। जी मैंने जो सामान खरीदा, मैंने 25 लाख का सामान खरीद रखा था और क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें से 70% सामान जो है वो मैंने बेच दिया। इसका मतलब ये है कि 30% सामान जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे बचा हुआ है। 25 लाख का 30% सामान बचा हुआ है, यानी अगर 25 लाख का 30% देखें तो दिस वुड बी इक्वल टू 7,50,000। यानी आपके असेट की, आपके स्टॉक की जो कॉस्ट होनी चाहिए वो 7.5 लाख की होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख का दिखाया, 7.5 लाख का नहीं दिखाया। जी अब देखा जाए तो 5 लाख क्या होगा, माइट बी 5 लाख। ऑब्वियसली मुझे पता है कि एज पर AS2 जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको मैं या तो कॉस्ट पे दिखाता हूँ या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होता है उस पर दिखाता हूँ। 5 लाख माइट बी मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगा, जिसको आप मार्केट वैल्यू भी
समझ सकते हैं। सवाल हमसे ये है कि ये जो हमने से कम पर दिखाया है भाई, एक तरफ था 7.5 लाख की कॉस्ट, एक तरफ था 5 लाख की एनआरवी, दोनों में से कम पर दिखाया है। क्यों क्यों कम पे दिखाया है? सो बेसिकली आपका पूछा गया कंसेप्ट क्या है, और आप ध्यान दो तो आपका जो बीच में अभी थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन आया था कि स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे दोनों में से कम पर दिखा रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट? क्वेश्चन पूरा वही है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट है, एक्रूअल है, मैचिंग है। यहाँ पे मैच लिखा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इतनी छोटी सी बात क्या कोई सीपीटी लेवल ऐसा है कि आप बखेड़ा खड़ा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि मैडम मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, यहाँ पे तो देखिए मैचिंग की जगह मैच लिखा हुआ है और कोई ठीक भी कराने नहीं आया। भैया ये आप बचपन नहीं है आपका, आप ये नहीं कर सकते, ये आपको पता है कि मैचिंग होगा, लेकिन ऑब्वियसली मेरा मैचिंग, एक्रूअल और कॉस्ट ये तीनों मेरे आंसर नहीं है। माय आंसर शुड बी कंजर्वेटिज्म। क्वेश्चन वैसा ही है जैसे पहले हमने किया था, सो आंसर शुड बी ए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर है। When del creditor commission is paid, bad debts will be debited to dash account in the books of consignee। जब मैं अपने कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन देता हूँ, ये कमीशन किस चीज के लिए होता है कि भाई जो भी बैड डेट्स का रिस्क होगा वो तू ही उठाएगा, मैं उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हूँ। एक बात हमें पता है कि जब मैं उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर रहा हूँ, तो अब बैड डेट्स मेरा खर्चा नहीं है, मैं बैड डेट्स को डेबिट नहीं करूंगा। लेकिन इसमें क्या सवाल पूछा है, क्वेश्चन को देखो जी, क्वेश्चन कह रहा है कंसाइनी की किताबों में मैं ऐसे कौन से अकाउंट में लिखूंगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं कंसाइनी के अकाउंट में से किस चीज में लिखेंगे। बैड डेट्स जब होगा, सुनिए, या तो वो, और इसने पूछा डेबिट क्या होगा, दो चीजों पे ध्यान देना, इसने पूछा है डेबिट क्या होगा और इसने पूछा है कि अब कंसाइनी की बुक्स में क्या होगा। चलिए, डेबिटेड टू विच अकाउंट। देखिए, अगर मेरे कोई पैसे मारता है तो मैं एंट्री करूंगा, फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे पैसे दे रहे थे और डूब गए, माय एंट्री वुड बी बैड डेट्स टू डेटर्स, कि आज की तारीख में से बोलेंगे क्रेडिट रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल। तो जब मैं बैड डेट्स टू रिसीवेबल एंट्री अगर मैं करता हूं तो बेसिकली बैड डेट्स टू रिसीवेबल अगर मैं एंट्री करता हूं तो अगर रिसीवेबल अकाउंट बनाया जाए तो बेसिकली उसमें तो आपका बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है, और ये हमसे सवाल पूछ रहा है बैड डेट्स कौन से अकाउंट में डेबिट होगा। देखिए, पहला पार्ट कमीशन अर्न, कंसाइनर, क्रेडिट रिसीवेबल, कंसाइनमेंट। भाई क्रेडिट रिसीवेबल तो बिल्कुल नहीं, कंसाइनमेंट भी नहीं, कि कंसाइनमेंट अकाउंट तो कंसाइनर बनाता है, ये तो कंसाइनी के बुक्स में हमसे पूछा गया। कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर कंसाइनी बनाता है, लेकिन उसमें ये दिखाता है कि उससे क्या लिया, उसको क्या दिया, उससे ये कमीशन आया, उसको मैंने बेचकर इतना दिया। मेरे पास ऑप्शन बचता है ए। देखिए, आंसर करने का तरीका ये हो सकता है कि जो नहीं है उनको पहले छाट लो, जो बचेगा वही आंसर होगा। दूसरी बात, आपको मान लीजिए डेल क्रेडिटर कमीशन आपको मिला 15,000 रुपए, क्यों मिला? बैड डेट्स का रिस्क उठाने के लिए। इन द बिजनेस आपको बैड डेट्स असल में हो जाते हैं 7500 रुपए के, तो आप क्या बोलोगे कि 15,000 का कमीशन मिला जिसमें से 7500 के बैड डेट्स हो गए, इसका मतलब जो नेट कमीशन आपके पास बचा वो तो आपका 7500 ही बचा ना। सो ये बात आ रही थी, एक तरीके से मैंने बैड डेट्स को कमीशन अकाउंट में डेबिट किया है, यानी कमीशन से उस बैड डेट्स को काटा है, एडजस्ट किया है। अच्छा क्वेश्चन था, अलग पॉइंट था, क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। समझ में आया? भाई मुझे कोई 20,000 कमीशन दे रहा है, क्यों भाई? बैड डेट खर्चा उठा लिया, पता नहीं था आएगा नहीं आएगा, लेकिन रिस्क कवर करने के लिए उसने मुझे कमीशन दिया था। अब सच में 20,000 में से मुझे 6,000 का बैड डेट्स हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, 20,000 में से 6,000 का बैड डेट्स हो गया, मुझे 14,000 का नेट कमीशन मिला है। समझ में आई बात? चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक विल बी डैश टू द अकाउंटिंग होल्डर। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये बात हम जानते हैं कि पासबुक के बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस दोनों ही अपोजिट होते हैं। कैश बुक जो है, अगर मैं
मैं बात करूं कैश बुक की, कैश बुक आपका एक असेट है। अगर उसका पॉजिटिव बैलेंस होगा, यानी आपके बैंक में अगर पैसा पड़ा होगा, तो वो आपका डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स आपका असेट्स जो है वो हमेशा डेबिट होते हैं। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, मैंने कहा ना रिवर्स होता है पासबुक में। पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब भी हो गया कि आपका बैंक में पैसे हैं, पॉजिटिव बैलेंस है, आपके बैंक में पैसे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपका असेट है। तो 15 का करेक्ट आंसर आपके लिए हो गया ए, दैट इज एन असेट। देख लेते हैं क्या ये ठीक आंसर है। हाँ जी, हमारी ग्रीन लाइट जल गई है, हरी बत्ती जल गई है, ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So now question number 16, देखिए, पार्टनरशिप। P and Q are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. R is admitted as a new partner for 1/5 share, then the sacrificing ratio will be, sacrificing ratio निकालने का आपसे सवाल पूछा गया है। देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भाई कंसेप्ट क्या है, क्यों निकाला जा रहा है? भाई देखो, पहले P और Q पार्टनर थे, अब बीच में R आ गया, मुझको भी दो। जो पहले प्रॉफिट P और Q बांटते थे, अब R उसमें से कुछ मांग रहा है, सो ऑब्वियसली P और Q को ही उसे देना पड़ेगा। सो P और Q बेसिकली सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने शेयर में से कुछ सैक्रिफाइस करके R को दे रहे हैं। वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो निकालने के लिए हमसे बोला गया। वैसे तो देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ जैसे ये लिखा है कि R को 1/5 शेयर देना पड़ेगा, ये नहीं लिखा कि इस 1/5 में से P कितना दे रहा है और Q कितना दे रहा है। जब भी क्वेश्चन इस मामले में साइलेंट हो, तो आपको एक बार बता दूं, जो बेसिकली P और Q की ओल्ड रेशियो है, वही इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगी। यानी ये जो इनकी पहले की रेशियो थी 5:3, ये 5:3 की रेशियो में ही अपने जो कौन है, जो आपका नया पार्टनर है R, उसको ये देंगे अपना शेयर। तो बेसिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है, ये हमारी एजम्पशन है, भाई लिखा तो है नहीं कि R को 1/5 जो दिया है वो P ने कितना दिया और Q ने कितना दिया। तो हम ये मानते हैं कि P ने उतना ही दिया होगा, जैसे 5:3 है तो P ने 5/8 दिया होगा और Q ने भी 3/8 दिया होगा। सो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो सेम होगी, दैट इज 5:3 ही होनी चाहिए। अगर कुछ और मेंशन होता तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ती है, और आप चाहें तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। देखिए, तो द करेक्ट आंसर इज सी, बिल्कुल ठीक आंसर हमारा 5:3। नेक्स्ट, A and B are partners in a firm with capitals of 5 lakh each. C joined as a new partner for 1/4 share in profits with a capital of 8 lakhs. The credit balance of P&L is 4 lakhs. Find the value of hidden goodwill. अगेन हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में एक मेन पॉइंट है। देखिए, पहली बात तो हिडन गुडविल का जो पॉइंट होता है कि सामने वाला एक नया, जैसे सी जो है वो एक नया पार्टनर है, अब इसकी ड्यूटी बनती है कि ये कुछ कैपिटल लेकर आए और साथ में ये कुछ गुडविल भी लेकर आए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कैपिटल में ही इसकी गुडविल का पोर्शन छुपा हुआ है, और हमसे जो हिडन गुडविल पूछी है बेसिकली फर्म की गुडविल पूछी है। उसको निकालने का क्या तरीका होता है? भाई, जो मेरा नया पार्टनर आया उसका कितना शेयर है 1/4, और वो कितना लेकर आया है पैसा कैपिटल के तौर पे, कितना पैसा लेकर आया है 8 लाख। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 1/4 के लिए कोई बंदा 8 लाख लाया है, तो इस हिसाब से फर्म की एक्सपेक्टेड टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसलिए मैं उसको एक वर्ड दिया मैंने, एक्सपेक्टेड। भाई 1/4 के लिए 8 लाख, तो पूरी फर्म का देखा जाए तो होना चाहिए 8 लाख इंटू 4, 32 लाख की 32 लाख की टोटल कैपिटल बिजनेस की होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा,
करूंगा इसमें से अपने जो तीनों पार्टनर हैं उन तीनों पार्टनर की एक्चुअल कैपिटल को ऐड करके इसमें से लेस करूंगा और देखता हूँ कि क्या कोई डिफरेंस बचा। पहले एक्चुअल कैपिटल की बात कर लेंगे, यहाँ पर मेन पॉइंट आता है। ए के पास ऑलरेडी 5 लाख की कैपिटल है, बी के पास भी 5 लाख है। पीएनएल में हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है 4 लाख, क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट्स। अब पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो या पहले के रिजर्व्स पड़े हो तो हम उनको अपने पुराने पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में दे देते हैं। इसका मतलब अब ओल्ड रेशो पी और क्यू की लिखी नहीं है तो मैं जब नहीं लिखी होती तो 1:1 ही होती है। इसका मतलब ए के पास ऑलरेडी 5 लाख था, अब इसको 4 लाख की पीएनएल में से आधा मिलेगा तो 2 लाख और मिल जाएगा। अब ए की कैपिटल हो गई 7 लाख। बी की बात करूं तो इसके पास भी 5 लाख था, इसको भी 2 लाख मिल जाएगा तो इसकी कैपिटल भी 7 लाख हो जाएगी। तो ए और बी की कैपिटल मिलाकर हो गई 7 + 7 और जो सी है वो कितना लाया है 8 लाख, यानी टोटल एक्चुअल कैपिटल इज 7 + 7 14, 14 और 8 22 लाख। इसके हिसाब से हमारी गुड कैपिटल 32 होनी चाहिए, लेकिन लगा 22 रखी है। अब वही सोच के देखो ना, गुडविल वाला जो पॉइंट है वो सोच के देखो भाई, 32 लाख की कैपिटल पैसा हमने बिजनेस में लगाना चाहिए था, लेकिन हमने सिर्फ 22 लाख लगा रखा है। इसका मतलब हमारा जो हिडन गुडविल है, जो कम हमको पैसा लगाना पड़ा वो 10 लाख, दैट इज आपकी हिडन गुडविल। समझ में आया हिडन गुडविल का पॉइंट? एक्सपेक्टेड कैपिटल यानी आपका जो नया पार्टनर है उसका रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो माइनस जो एक्चुअल कैपिटल का टोटल है, जो डिफरेंस है वो हिडन गुडविल है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी सी। इसमें पीएनएल वाला पॉइंट जो है ये अच्छा था, इसका ध्यान होना चाहिए था। सी सॉरी द बी शुड बी आंसर 10 लाख। जी बिल्कुल ठीक है आपका ये आंसर। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल। The subscribed share capital of S Limited is 80 lakhs divided into shares of 8 lakh। भाई 80 लाख की सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर। डिवाइड करके देखें तो इस हिसाब से ये पता लग रहा है कि 80,000 के 80,000 के बेसिकली शेयर्स को, नंबर ऑफ शेयर्स है जिनको सब्सक्राइब किया गया है। चलिए, there were no calls in arrear till the final call was made। मतलब बेसिकली अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फाइनल कॉल तक। इसका मतलब ये है कि फाइनल कॉल में दिक्कत आई। फाइनल कॉल वाज पेड ऑन 77,500 शेयर्स। भाई फाइनल कॉल कितने लोगों ने दी? फाइनल कॉल का पैसा जो है वो 77,500 लोगों ने दिया। टोटल मिला के 80,000 शेयर होल्डर्स थे, 77,500 लोगों ने दिया। इसका मतलब 2,500 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं मिली। अब ये बता रहा है कि फाइनल कॉल जो टोटल आपके एरियर्स रहे, कॉल्स इन एरियर मतलब जितना पैसा नहीं आया, अब फाइनल कॉल्स इन एरियर आपके हैं 67,500। ये आपसे पूछ रहा है फाइनल कॉल पर शेयर। भाई देखो हमने दोनों बातें कर ली, 2500 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं आई और कितने पैसे नहीं आए 67,500। इसका मतलब मेरे पास कॉल्स इन एरियर का अमाउंट भी है और मेरे पास जितने लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स जितने ने डिफॉल्ट किया उनके नंबर भी है। यानी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे एक शेयर ने कितने रुपए का डिफॉल्ट किया ये पता लग जाएगा। अब भैया 67,500 का डिफॉल्ट हुआ है जो 2500 शेयर्स पर किया गया है। इसका मतलब एक शेयर की जो वैल्यू थी 67,500 डिवाइड बाय 2,500, दैट मींस 27 रुपए की आपकी फाइनल कॉल आ रही है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ए। जी हाँ बिल्कुल ए हमारा ठीक आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग भी अपनी साथ के साथ इवैल्यूएशन अपनी करते आ रहे होंगे और अगर कुछ गलतियां हैं तो वो गलतियां भी आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, if repair cost is 30,000, whitewash expenses are 60,000, cost of extension of building is rupees 3 lakhs
and cost of improvement in electrical wiring system is 20 to 800. The amount to be expensed is, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में, लॉजिकल है। इसने बोला द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड इज, भाई बच्चा ये सोचेगा यार सारे खर्चे ही तो है, रिपेयर, व्हाइट वॉश, बिल्डिंग की एक्सटेंशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वायरिंग, ये सारे ही एक्सपेंस है, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है? या तो अब देखिए अगर आप सारे एक्सपेंस मानेंगे तो या तो सारे ऐड कर दीजिए, 30,000, 6,000, 3 लाख और 22,800, कितना हो गया? 36, 3,36,000, 338, 358, 800, आंसर शुड बी ए। अब इसी के साथ आपका आंसर हो गया। देखिए 2 पॉइंट। पहली बात, क्या आपको लगता है कि इतना सवाल ऐसा सिंपल बात पूछेगा? नहीं, कभी कभी पूछ भी लेता है सिंपल एंड सिंपल पूछ के भी सीपीटी वाला हमें बेवकूफ बना लेता है। लेकिन मेन बात ये है कि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड, और एक्सपेंस्ड वर्ड जो है वो ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब मुझे ये पहचानना है कि इन सारे खर्चों में 4 खर्चे दे रखे हैं, रेवेन्यू नेचर के कितने हैं। भाई मैंने रिपेयर कराई, रिपेयर कराना एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, इट इज रेवेन्यू। व्हाइट वॉश एक्सपेंस कराए, ये भी मेरा एनुअली मतलब रोजाना का काम है, बिजनेस में चलता रहता है, ये भी रेवेन्यू है। बिल्डिंग को एक्सटेंड कराना ये रोज का काम नहीं है। दिस 3 lakhs इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम इज 20 to 800। देखिए अपनी ऑफिस की वायरिंग सिस्टम को भी आप रोज रोज चेंज नहीं कराते, और जब चेंज कराते तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ बहुत बड़ी होती है। जिन चीजों की लाइफ काफी बड़ी होती है और जो रोजाना में ना होती हो, दैट इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम को चेंज कराना, दिस इज आल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो केपेक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखने के लिए सिर्फ अमाउंट्स को ना देके नेचर भी देखना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताने हैं, जो मेरे 2 हो गए, 30,000 की रिपेयर और 6,000 के व्हाइट वॉश, यानी ये आंसर हो गया मेरा 36,000। सो द करेक्ट आंसर शुड बी सी। आसान क्वेश्चंस आए हैं लेकिन एक लॉजिकल है जिसका क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है और थ्योरेटिकल है, हम ज्यादातर देख भी रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो अमाउंट्स है, लेकिन ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, डिपेंड करता था आपकी नॉलेज पर रेवेन्यू और कैपिटल वाली। मेन बात तो यही थी कि समझना था कि एक्सपेंस वर्ड रेवेन्यू के लिए मेनली यूज किया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है जो हम लोग आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और उसकी जो आपको एमसीक्यू दिया गया है, जो आपको बुक्स में नहीं है, जो आपके टेस्ट है, ज्यादातर क्वेश्चंस मैं देख पा रहा हूँ कि उसी में से है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है, बट हाँ एक टेक्निकल है और एक लॉजिकल है। आपको अपनी कंसंट्रेशन और फोकस पूरा बनाकर रखना है इसमें। आपने अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हाथ के हाथ अपनी गलतियों को देखते हुए चलिए। सो करेक्ट आंसर शुड बी सी। देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल हमारा सी जो है वो बहुत ही करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, goods sent on consignment is 2 lakhs, consigner expense is 5,000, consignee expense is 2,000, cash sale 1 lakh, credit sale 1 lakh 10, closing inventory 40, ordinary commission 3,000, del creditor commission 2,000, bad debts 2,000। क्वेश्चन पूछा है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बताइए। भाई जब भी मुझसे किसी भी चैप्टर में, कोई भी चैप्टर में अगर मुझसे प्रॉफिट पूछ लिया जाए तो बेसिकली मुझे पता है प्रॉफिट का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट बना लो और उसमें रेवेन्यू में से अपनी जो कॉस्ट है या जो खर्चे हैं उसे माइनस करो। अब कंसाइनमेंट जब मैंने किया तो भैया मेरे रेवेन्यू क्या है, ये मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ। रेवेन्यू तो हमारी होती है सेल। भाई 1 लाख की कैश सेल हुई, 1,10,000 की क्रेडिट सेल हुई। क्लोजिंग स्टॉक भी आपको पता है क्रेडिट में आना चाहिए, ट्रेडिंग में भी क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है, 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक। खर्चों की बात करते हैं, सामान बेचने के लिए जो भेजा गया था वो 2 लाख का सामान भेजा था, तो यहाँ परचेज नहीं होती, यहाँ पर तुम सामान को भेजते हो। कंसाइनर ने खर्चे करे 5,000, कंसाइनी ने खर्चे करे 2,000। इसके अलावा मैंने अपने कंसाइनी को ऑर्डिनरी कमीशन दिया 3,000,
डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन दिया 2000। मेन बात ये है कि इसमें ये बैड डेट्स नहीं आए। क्यों? अभी देखो पिछले क्वेश्चन में ही एक बात हुई थी कि जब मेरा सामने वाला बंदा डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन ले रहा है तो इसका मतलब अब बैड डेट्स उसका खर्चा है, मेरा खर्चा नहीं है, तो मैं नहीं लिखूंगा। इसी के साथ आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 40,000 माइनस 2 lakhs माइनस 5,000 माइनस 2,000 माइनस 3,000 माइनस 2,000। सो द प्रॉफिट जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो निकल कर आ रहा है 38,000। सो द करेक्ट आंसर इज 38,000, दैट इज ए। देख लेते हैं क्या ये सही है। जी हाँ, 38,000 जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, errors can be detected before the preparation of trial balance, after the preparation of trial balance, but before a final account, after preparation of final accounts in the next accounting year। अगर आप एरर्स के टॉपिक को ध्यान करें तो एरर तो आपको कभी पता लग सकते हैं। ट्रायल बैलेंस से अगर पहले पता लग जाए तो आप बेसिकली नरेशन के थ्रू आप उसको करेक्ट करते हो। ट्रायल बैलेंस के बाद पता लगे तो आप सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करते हो, और अगर फाइनल अकाउंट्स के बाद पता लगे तो आप नेक्स्ट ईयर में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू आप उसे करेक्ट करते हो। तो एरर्स तो कभी भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर शुड बी डी। सो ये आपका आंसर जो है यहाँ पे, दिस इज आंसर डी। डी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ऑन 31st March 2015, after the sale of goods worth 50,000, he is left with the closing inventory of 20,000. This is an event, a transaction as well as an event, or neither a transaction nor an event। देखिए, आपने 50,000 का सामान बेचा, ये ट्रांजेक्शन है। बेचने के बाद आपको 20,000 का सामान बचा, दिस इज अ रिजल्ट, दैट्स व्हाई दिस इज एन इवेंट। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ए, एन इवेंट। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, इवेंट। सो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। डेप्रिसिएशन। A plant was purchased on 1st April 2010 for 3,50,000. The useful life was estimated to be 5 years and the scrap value as 50,000. Calculate the rate of depreciation under a straight line method. अब इसमें हमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने के लिए कहा है। रेट से पहले मेरे को अपना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। आपने प्लांट कितने का खरीदा था? 3.5 लाख का। इसकी स्क्रैप वैल्यू है 50,000 और आपने एस्टिमेट कर रखा है कि इसकी लाइफ जो है वो 5 साल है। अकॉर्डिंग टू दिस जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होना चाहिए 3.5 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाय 5। ईयरली 60,000 की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। इसने पूछा है डेप्रिसिएशन का परसेंटेज। अब डेप्रिसिएशन का परसेंटेज निकालने के लिए कि मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ इस असेट की कॉस्ट पे, तो कितने परसेंट से लगा रहा हूँ। अब मैं 60,000 की डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ 3.5 लाख के असेट पर, तो कितने परसेंट हो गया ये आप सॉल्व कर लीजिए। 60,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100, ये आपका 17.14% की डेप्रिसिएशन आ गई। दैट इज योर आंसर शुड बी ए। देखते हैं क्या ये ठीक है। सो इट इज द करेक्ट आंसर। 23rd का आपका ए ही होना चाहिए। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 24। ओपनिंग इन्वेंटरी इज 23,200। आई थिंक हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो COGS परचेजेस इन सबसे रिलेट करता है। 23,200 का ओपनिंग स्टॉक है, COGS है 322,800 का और क्लोजिंग स्टॉक है 24,000 का। परचेजेस पूछिए।
ये तो बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन हो गया। इसमें तो अपना सीधा COGS का जो आपका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप ये लगा लीजिए, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, COGS है, आपको परचेज निकालना है, यानी COGS 322 800 में से आप ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर लीजिए 23,200 और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर लीजिए 24,000। ये आपका आंसर आ जाएगा 322 800 माइनस 23,200 प्लस 24,000। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 323,600। ये परचेजेस होनी चाहिए, दैट इज डी। So it is our correct answer. Next question. स्टॉक जर्नल एंट्रीज पूछ ली हमसे। स्टॉक 50,000 का फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्लेम एक्सेप्ट हो जाने की जर्नल एंट्री आपसे पूछी जा रही है। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट 50,000 आपने पूछा है। ये तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कहीं भी इंश्योरेंस का क्लेम नहीं नजर आ रहा, ये तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है। P&L टू ट्रेडिंग, P&L टू ट्रेडिंग एक तरीके से एंट्री आपकी होती है लॉस को ट्रांसफर करने की, तो ये भी नहीं है। ये बात हमें पता है कि इंश्योरेंस क्लेम आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट टू इंश्योरेंस क्लेम, ट्रेडिंग टू इंश्योरेंस क्लेम, ट्रेडिंग में कोई चीज डेबिट हो रही है, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम तो आपकी एक रिसिप्ट है, आपकी एक इनकम है। इंश्योरेंस क्लेम टू ट्रेडिंग, आप देखिए ना, जब आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुए तो आपने ट्रेडिंग को डेबिट किया, जब ऑब्वियसली जब उसका भुगतान आपको मिलेगा तो आपका ट्रेडिंग क्रेडिट हो जाएगा। सो आपका आंसर होना चाहिए डी, इंश्योरेंस क्लेम टू ट्रेडिंग। देखते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई लिमिटेड रिडीम्ड 1000 10% preference shares of ₹100 each at a premium of ₹10 per share. The company had balance of 50,000 in general reserve and 27,000 in P&L. For the purpose of redemption, the company issued 5,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 20%. The amount to be transferred to capital redemption reserve. देखिए, पहली बार आपको प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम करने थे वो रिडेम्पशन की फेस वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर्स जो आपने रिडीम करने थे उनकी फेस वैल्यू थी 1000 into 100 यानी 1 लाख रुपए, और इस रिडेम्पशन पर आपको प्रीमियम भी देना था। हर शेयर पर 10 रुपए का प्रीमियम था, यानी 1000 into 10 10,000 रुपए का प्रीमियम था। अब ये याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रेगुलेशंस ऑफ कंपनी 2013, अब सिक्योरिटी प्रीमियम cannot be utilized for the redemption of premium on preference shares। तो हम ये बात मान के चलते हैं। अच्छा, अब आपने इक्विटी शेयर्स इशू करे, कितने के इशू करे? 5,000 शेयर्स इशू करे 10,000 के, यानी जिनकी फेस वैल्यू आपके पास हुई 50,000, और इस पे 20% प्रीमियम यानी 2 रुपए का प्रीमियम आपने वसूला, यानी आपने 10,000 रुपए का प्रीमियम वसूला इक्विटी शेयर्स पर, जिसको आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाल। लेकिन आप ये सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रीसेंट कंपनी एक्ट रेगुलेशंस। इसका मतलब 1 लाख की जरूरत थी रिडेम्पशन पर्पसेस के लिए, जिसमें से 50,000 रुपए तो इक्विटी शेयर्स के जरिए आ रहे, बाकी 50,000 आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में आपको डालने पड़ेंगे। जी, आपको 1 लाख रुपए चाहिए थे ना, आप लोगों को 1 लाख रुपए चाहिए थे अपना प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। 50,000 तो आपने इक्विटी शेयर्स इशू करके ले आया। ठीक है, अगर आप बात करेंगे कि जी 10,000 रुपए का प्रीमियम नहीं था, तो प्रीमियम का जुगाड़ तो हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम तो आप यूज कर नहीं सकते, तो बाकी P&L वगैरह में से दे देंगे। P&L में हमारे पास 27,000 है, सफिशिएंट पैसा है, दे देंगे। हमको जो क्या कहते हैं फेस वैल्यू रिडीम करने के लिए 1 लाख में से 50,000 इक्विटी से आ गए, इसका मतलब मुझे सिर्फ 50,000 ही और अपने फ्री रिजर्व्स में से यूज करना पड़ेगा। 50,000 फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। अब आपकी जानकारी के हिसाब से बता दूं,
जितना पैसा आप फ्री रिजर्व्स का यूज करते हो रिडेम्पशन के लिए, उतने के बराबर ही आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो बनाना होता है। इसका मतलब आपने जनरल रिजर्व आपके पास है, प्रेफरेबली जनरल रिजर्व आप यूज कर सकते हो। 50,000 जनरल रिजर्व आप यूज करोगे रिडेम्पशन पर्पसेस के लिए, तो आपको इतने के बराबर का अमाउंट ही कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालना चाहिए। सो 50,000 शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जो 10,000 का प्रीमियम देना है प्रेफरेंस शेयर्स पे, उसका जुगाड़ हम कहीं ना कहीं P&L में से कर लेंगे। तो आपका जो आंसर है दैट शुड बी ए, कि आपको 50,000 जो है वो आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारा आंसर ठीक है। सो आवर करेक्ट आंसर शुड बी ये ए, 50,000 जो मैंने आपको बताया जनरल रिजर्व को आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालना चाहिए। नाउ लेट अस वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 1000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज 1600, इट इज डिजायर्ड टू मेक अ प्रोविजन ऑफ 1100 ऑन क्रेडिटर्स, फाइंड आउट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L। अब देखिए, हमने क्रेडिटर्स से हमें डिस्काउंट मिलेगा, कमाई है, इसका प्रोविजन वैसे कोई तुक नहीं बनता, लेकिन हमने इसका प्रोविजन बना रखा है 1600 का, जिसमें से 1000 रुपीज का डिस्काउंट मुझे मिल चुका है। 1600 में से 1000 का डिस्काउंट मिल चुका है, दैट मींस प्रोविजन में अमाउंट रह गया 600। वो कह रहा है कि अब मुझे 1100 का प्रोविजन बनाने की इच्छा है। 500 का प्रोविजन रह गया, 1100 का प्रोविजन बनाना है। भाई क्रेडिटर्स पर अगर प्रोविजन बनाना है तो बेसिकली क्रेडिट करना होगा। अब 1600 का प्रोविजन ऑलरेडी है, 1100 का और बनाना है, 1100 का टोटलिटी में बनाना है, तो 500 रुपए का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। द करेक्ट आंसर शुड बी ए। देखिए, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल क्या होता है? The part of subscribed uncalled capital which will be called up at the time of liquidation only। आप जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है लेकिन जिसका पैसा आपने अभी लोगों से नहीं मंगवाया, और कब मंगवाओगे? लिक्विडेशन के समय मंगवाओगे। बाकी ऑप्शन है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है। नहीं जी, इसका आंसर होना चाहिए ए, रिजर्व। रिजर्व करके जो कैपिटल रख ली, तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ए। नेक्स्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस है, लेकिन अच्छा मतलब एक कंफ्यूजिंग पॉइंट दिए गए, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं है, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, ऐसा कुछ नहीं होता। डिवेंचर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट्स इन केस ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, मतलब अगर लॉसेस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो जाए तो हम डिवेंचर इंटरेस्ट को इकट्ठा करके रख लेते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, बेसिकली पे करना होता है, हाथ क्या। डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। वो कह रहा है प्रेफरेंस के बाद देते हैं, बल्कि डिवेंचर इंटरेस्ट हम सबसे पहले देते हैं। इज पेबल बिफोर द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड, ये आपका बिल्कुल ठीक है। प्रेफरेंस डिवेंचर पर इंटरेस्ट हमें सबसे पहले देना होता है, सो आंसर शुड बी डी, ये आपका ठीक आंसर है। नेक्स्ट, Mr. Sobby draws a 2 months bill of 50,000 on Mr. Dobby. Dobby accepts it on 1 Feb 2016. Sobby discounts it on 15 2016 at 18%. मैंने उस बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। ड्यू डेट पर डॉबी इंसॉल्वेंट हो गया और वो अपने जायदाद में से 50 पैसे ही दे पाया। 50 पैसे देने का मतलब एक तरीके से हाफ अमाउंट दे पाया। सो बैड डेट्स कितने के हुए जी? 50,000 का बिल था, 50,000 के वो 50 पैसे ही दे पाया, यानी 50 पैसे नहीं दे पाया। इसका मतलब है 25,000 नहीं दे पाया। दिस इज योर बैड डेट्स। इसमें बस एक ही कंफ्यूजन बच्चे को हो सकती है कि डिस्काउंट करा दिया। भाई डिस्काउंट कराया है मेरे ड्रॉर में, उससे कोई मतलब नहीं है, देने वाला तो आपका पेयर था ना, तो पेयर आपका इंसॉल्वेंट हुआ, कितना बैड डेट्स होगा वो देखना है। तो आंसर शुड बी ए, 25,000, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट,
ओपनिंग कैपिटल 45,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000, ड्राइंग्स 14,000, प्रॉफिट 15,000, क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो जनरली आप जैसे कैपिटल कैलकुलेट करते हैं अपनी बैलेंस शीट में नॉर्मल है। दैट मीन्स जहां पर आप ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दे। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको ही तो मिल रहा है, आपकी कैपिटल में ऐड हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको देना पड़ेगा तो कैपिटल में से घटेगा, जो आपको देना पड़ेगा वो कैपिटल में से घटेगा, जो आपको मिलेगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 14,000 की ड्राइंग से आपने कैपिटल में से पैसे निकाल लिए, 15,000 का प्रॉफिट है जो आपको मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। 45,000 की ओपनिंग कैपिटल है, 2,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 14,000 की ड्राइंग्स और 15,000 का आपका प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल शुड बी 43,000, दैट इज बी। सो देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा आंसर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, sales for the year ended 31st March 2010 amounted to 10 lakhs. Sales included goods sold to Mr. A for 50,000 at a profit of 20% on cost. Such goods are still lying in the godown at the buyer's risk. Such goods should be treated as। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतनी बात बोलकर बेसिकली वो कंफ्यूज किया जा रहा है। भाई टोटल सेल 10 लाख की है, इसमें से 50,000 की सेल ऐसी है जो गुड्स अभी भी गोडाउन में पड़े हैं, बायर लेकर नहीं गया, लेकिन वो बायर के रिस्क पे है। तो ये गुड्स क्या है? क्या ये स्टॉक है? क्या ये गुड्स इन रिटर्न है? क्या ये सेल्स रिटर्न है? भाई बायर एक्सेप्ट कर चुका है, बायर के रिस्क पे उसने बोला अभी से कुछ दिन के लिए आप रख लीजिए। सो अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जब सामने वाले के पास सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं, सो बेसिकली दिस इज सेल। तो आंसर शुड बी ए। बहुत ही सिंपल आंसर है, ए बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 6 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी 4 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। नाउ गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड, पहले तो एक्सपेक्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी जी। आपने 6 लाख का मुनाफा कमाया, लोगों ने बताया कि आप 15% से आप कमा सकते हो। आपने 6 लाख कमाया 15% के हिसाब से, तो आपने कितना पैसा लगाया होगा? 6 लाख डिवाइड बाय 15%, 40 lakhs should have been employed to earn the profit of 6 lakhs. But according to question, आपने 4 लाख का कैपिटल लगाया, 4 लाख का कैपिटल लगा के 6 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। क्या बात है! लगाना था कैपिटल 4 लाख, लेकिन एक्चुअल में आपने सिर्फ 4 लाख लगा रखा है। ऐसी कौन सी कृपा हो गई भाई कि 40 लाख लगाकर 6 लाख कमाते थे, अब 4 लाख लगाकर 6 लाख कमा रहे हो? इसका मतलब 36 लाख की आपकी गुडविल होगी। तो द करेक्ट आंसर शुड बी सी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, ए एंड बी आपके पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 5:3, कैपिटल है इनकी 2.5 लाख 2 लाख। सी एक नया पार्टनर आया जो 50,000 की कैपिटल लेकर आया, 16,000 गुडविल की तरफ लेकर आया। क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स की पूछी। ऑप्शंस को देखा जाए तो पहले से ही ऑप्शन नंबर सी तो मैं क्रॉस कर देता हूं। भाई वो कह रहा है कि कैपिटल 50,000 सी लाया तो 66,000 क्यों लिखा है? भाई हमें पता है, हमें जानकारी है कि गुडविल को कैपिटल में ऐड नहीं किया जाता। अच्छा, अब ये भी आपको पता है कि जब भी एडमिशन होता है तो नया पार्टनर जो गुडविल लाता है उसकी गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को दी जाती है, और वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब सी नया पार्टनर है 1/5, उसे कैसे पैसा दिया नहीं लिख रखा, तो मैंने कुछ देर पहले ये क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे मैं देख रहा हूँ जो पहले जो जानकारी निकल कर आई वही आगे आने वाले क्वेश्चन में लग रही है। सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो हमारी सेम रहेगी, दैट इज 5:3। तो जो आपका सी जो नई गुडविल लेकर आया 16,000 की, इसको ए और बी में बांट देते हैं 5 और 3 की रेशो में। तो
इसकी मैं अगर एंट्री की बात करूं तो ये होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो भाई अगर ये जाएगा 16,000 को 5:3 की रेशो में अगर कर दे तो 16,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 5 मेरे ए के हिस्से में जाएगा 10,000 और 6,000 जाएगा बी के हिस्से में। अब ए की कैपिटल ऑलरेडी 2,50,000 है, उसके पास 10 गया तो 260 हो गई। बी के पास 2 लाख है, 6 गया तो 2,06,000 हो गई। तो 260, 2,06,000 और 50। द करेक्ट आंसर शुड बी ए। जी बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if preference shares are redeemed out of divisible profits, the nominal value of preference shares should be transferred to capital reserve account, capital redemption reserve account, general reserve या contingent reserve। आप अगर अपने preference shares को divisible profits से redeem करते हैं तो जितने आपने redeem करा वो कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? The correct answer is कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। काफी क्वेश्चंस की नॉलेज इसमें रिपीट हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी सीआरआर की हमने। तो द करेक्ट आंसर इज सीआरआर अकाउंट, ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, नॉट पर ध्यान दीजिएगा। ऑल, अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स अल्टीमेटली शो सम बैलेंस। जनरली पर्सनल या रियल अकाउंट्स के, पर्सनल में जब डेटर क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, रियल अकाउंट्स में एसेट्स की बात कर रहे हैं, बैलेंस आता है। नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस सीधा पी&एल में ट्रांसफर होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। इन्हीं को तो हम क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। जो आपके नॉमिनल अकाउंट्स है, सैलरी, रेंट, उनको सीधा ट्रेडिंग पी&एल में डाला जाता है। रेंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ये बात पूरे तरीके से रिवर्स लिखी गई है, ये फॉल्स है। रेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और आउटस्टैंडिंग रेंट एक पर्सनल अकाउंट है। लेजर में सारे अकाउंट्स अलग अलग ओपन किए जाते हैं। लेजर का मतलब ही क्लासिफिकेशन है, अलग अलग करना। सो द फॉल्स इज सी। इसने पूछा था नॉट ट्रू, दैट मींस फॉल्स ही हो गया। सो सी इज द आंसर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statements is or are false? The terms depreciation, depletion and amortization convey the same meaning. Depreciation, depletion, amortization तीनों सेम ही मीनिंग दर्शाते हैं। डिप्लीशन वैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज करते हैं और amortization इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स के लिए, लेकिन मतलब सेम है। Provision for depreciation account is debited when provision for depreciation account is created। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट होता है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी, उसे क्रेडिट करते हैं, डेबिट नहीं करते, तो ये फॉल्स है। अगला भी पढ़ लेते हैं। द मेन पर्पस ऑफ चार्जिंग द पी&एल अकाउंट विद डेप्रिसिएशन इज टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एन असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ फॉर द पर्पस ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। ये बात ठीक है एक तरीके से। डेप्रिसिएशन को धीरे धीरे करके पी&एल में ले जाना, अपने असेट की कॉस्ट का बंटवारा करना है ताकि इनकम निकल कर आ सके। सो फर्स्ट एंड थर्ड्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। द रॉन्ग इज बी, यानी जो सेकंड जो आपकी स्टेटमेंट है वो गलत है। सो इसका आंसर होना चाहिए ओनली टू अबव, दैट इज बी। देखते हैं क्या ये गलत है। जी बिल्कुल, हमारा अब ये स्टेटमेंट गलत है लेकिन हमारा आंसर सही है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। आपको 5 प्रोडक्ट्स दे रखी है, पांचों की कॉस्ट है, पांचों की एनआरवी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द ईयर एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल? पता है मैं 2 बार क्वेश्चन कर चुका हूं ये वाले इसी पेपर में, जहां पर आपने बात करी इन्वेंटरी की वैल्यू दोनों में से कम होती है एज पर कंजर्वेटिज्म। ये तीसरा सवाल है, काफी क्वेश्चंस इसमें रिपीट हुए हैं। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये है, मेन जानकारी की जरूरत है कि इन्वेंट्री को जो हम वैल्यू करते हैं वो वैल्यूएशन जो आपने करनी होती है वो आइटम बाय आइटम बेसिस करनी होती है। दैट मींस इस हर प्रोडक्ट की कॉस्ट और एनआरवी में से कम आप अलग अलग देखिए, इकट्ठा नहीं देखेंगे। जैसे ए में मेरा 45 कम या 47,600, 45। बी में अगर बात करूं तो अगेन कॉस्ट कम 57,500। सी में बात करूं तो एनआरवी कम है 1,32,500, अलग अलग देखना है। डी में बात करूं
तो कॉस्ट कम है 50,000 और ई में बात करूं तो एनआरवी कम है 1,00,000। अब आप इसको टोटल करके आंसर दीजिए। टोटलिटी में मत देखिएगा कॉस्ट और एनआरवी को, अलग अलग देखिए। ए की 45,000, बी का 57,500, सी का 132,500, डी का 50,000 और ई का 1,00,000। इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यू आपकी होनी चाहिए 3,85,000, दैट इज बी। देखते हैं, बिल्कुल ठीक आंसर है मेरा। नेक्स्ट, सनसेट टूर्स हैज अ 70,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन। तो मोहन मेरा कौन है? डेटर। 20 जनवरी को लेटर मीन्स जो बाद में लिखा गया, दैट मीन्स मोहन, उसने पार्शियल पेमेंट करी 50,000 की सनसेट टूर्स को। सवाल ये है कि जर्नल एंट्री ऑन 20 जैन बाय सनसेट टूर्स टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है। 70,000 में से 50,000 20 जनवरी को दे दिए, तो 20 जनवरी को क्या एंट्री करेंगे? भाई 20 जनवरी को पैसा मिला तो पैसा मिलने की एंट्री करेंगे। क्रेडिट टू कैश रिसीव्ड, भाई कैश मिला तो कैश हमेशा डेबिट होता है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा पूरा गलत हो गया। क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 50,000, एंट्री आप करोगे कैश टू रिसीवेबल। तो ये कह रहा है सेकंड ऑप्शन में रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगा, ये करेक्ट लग रहा है। डेबिट टू कैश अकाउंट ऑफ 20,000, आपको पहले पैसे 50,000 मिले, 20,000 तो रिमेनिंग वैल्यू है, वो मिलने वाले दिन की एंट्री पूछ रहा है, ये बात भी देखनी है। डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल 20,000, अगेन क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा है। सो करेक्ट आंसर शुड बी बी। तो ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट, Which of the following can be utilized for redemption of preference shares? आप इक्विटी शेयर्स के पैसे यूज कर सकते हैं, डिवेंचर्स के पैसे यूज कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स की या सारी। अब ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है कि इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इशू ही हम लोग यूज कर सकते हैं अपने रिडेम्पशन पर्पसेस के लिए। सो आंसर शुड बी ए। ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। So now we move on to next question R41. Consignment आ गया। Mr. X consigned goods costing 1,50,000 to Mr. Y at cost plus 25%. Cost से ज्यादा पर दे रहे हैं, that means invoice price पर दे रहे हैं। 1/10 of the goods were lost in transit. Mr. Y sold 3/5 of the remaining goods at 10% above invoice price. Invoice price से भी 10% ज्यादा आपको सेल्स का अमाउंट जो है वो आपको निकाल के दिखाना है। अब पहली बात तो आपने 1/10 गुड्स खराब खो गए, तो जो मिले वो रिमेनिंग मिले यानी 9/10, उसके भी 3/5 आपने बेचे। पहली बात, जो इनवॉइस प्राइस में देख लेता हूं ऑफ गुड्स सेंड, जो आपने गुड्स भेजे उनकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी? इनवॉइस प्राइस के लिए 25% ऐड करना पड़ेगा। 1.5 लाख की कॉस्ट का सामान मैंने भेजा 25% एक्स्ट्रा पे, यानी इनकी जो इनवॉइस प्राइस है दैट इज 1,50,000 प्लस 25%, दैट मींस इनवॉइस प्राइस हो गई 1,87,500। इसके 9/10 गुड्स हमें रिसीव हुए क्योंकि 1/10 खो गए। अब 187 इंटू 9/10 यानी 1,68,750 के गुड्स हमें रिसीव हुए, जिसमें से 3/5 गुड्स आपने सेल करे, यानी 1,68,750 इंटू 3/5, ये आपका आ रहा है 1,01,250 इनवॉइस प्राइस की गुड्स आपने बेची और बिक्री आपने करी 10% ज्यादा पे, यानी इसके 10% ज्यादा पे अगर आप ऐड करेंगे सो 1,01,250 प्लस 10%, ये आपका आ जाएगा 1,11,375 की आपने अल्टीमेटली सेल करी। सो माय करेक्ट आंसर शुड बी डी। समझ में आया? देखिए क्या डी हमारा ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल डी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट, if goods are sent on sale or return basis, it will be treated as an ordinary sale and not recorded in the books. भाई अगर गुड्स आपने भेजे सेल के लिए, जो रिटर्न भी हो सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाते तब तक मैं इसको सेल नहीं मानूंगा।
तो मैं इसको सेल मानूंगा और बुक्स में नहीं लिखूंगा। ये तो बड़ी ही अजीब बात कह रहा है कि मैं सेल मानूंगा लेकिन बुक्स में नहीं लिखूंगा, इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ। सेल एंड ऑर्डिनरी सेल मानूंगा और बुक्स में लिख लूंगा नॉर्मल सेल की तरह, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात हो गई। गुड्स आर अप्रूव मैं मानूंगा गुड्स अप्रूव्ड हो गए और कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। और द लास्ट ऑप्शन इज योर नन ऑफ दीज, कि मैं ये मानूंगा भाई इनमें से कुछ भी नहीं। अब जब आपने गुड्स भेजे, और रूल तो ये है कि जब तक वो अप्रूव ना हो तब तक आप उसको सेल ना माने, उसकी कोई एंट्री ना करें। सो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि इसमें सेल मानूंगा और बुक्स में एंट्री नहीं करूंगा, ये आपका देखा जाए तो वैसे गलत है कि भाई ऑर्डिनरी सेल आपको इसे नहीं मानना चाहिए और ऑब्वियसली आपको इसे बुक्स में एंट्री इसकी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए अल्टीमेटली बुक्स में जब आप एंट्री नहीं कर रहे तो इससे फर्क क्या पड़ता है कि आप इसको सेल मानते हो या नहीं मानते। आप देखिए, अगर आपकी ट्रांजैक्शंस कंपैरेटिवली कम है तो आप इसको सेल भले मान लो, लेकिन आप एंट्री तो नहीं कर रहे हो ना, तो फर्क क्या पड़ता है। सो थर्ड पॉइंट है कि गुड्स को आप मानिए कि अप्रूव हो गए और कोई एंट्री पास मत करिए। मैं कंपेयर करूं ए और सी को, सो बेसिकली सी इज द बेटर स्टेटमेंट। ए कह रहा है ऑर्डिनरी सेल मानो और उसको बुक्स में लिख लो, सी कह रहा है कि ये मान लो कि गुड्स अप्रूव हो गए और कोई एंट्री पास मत करो। अल्टीमेटली दोनों में ये बात है कि कोई एंट्री पास नहीं करनी और एंट्री पास होनी भी नहीं चाहिए जब तक गुड्स मेरे अप्रूव्ड नहीं होते। अब आपने माना है कि गुड्स अप्रूव हो गए, सो माय करेक्ट आंसर शुड बी प्रेफरेबली सी। सो मैं देख लेता हूं कि क्या हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो करेक्ट आंसर इज गिवन एज सी, ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट, amount recovered from debtor which was earlier written off as bad debt is debited to cash account and credited to। जब आपको पुराने डूबे हुए पैसे वापस मिलते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। डेबिट तो आप करेंगे कैश को, लेकिन क्रेडिट आपको करना पड़ेगा बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को। सो आपका करेक्ट आंसर इज बी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, From the following balances find out the total of trial balance। बहुत ही भारी भरकम सा क्वेश्चन दिख रहा है। कैपिटल, कंप्यूटर, एसी, फिक्स असेट, सैलरी, फी रिसीव, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट, कैश, बैंक ओडी, ये सब दिख रखा है। ट्रायल बैलेंस का टोटल पूछा, तो मैं क्या करता हूँ कंपैरेटिवली लायबिलिटीज वाली चीजें जो है वो कम है, मतलब जो क्रेडिट आइटम्स होते हैं, मैं सिर्फ लायबिलिटी नहीं बोलूंगा, क्रेडिट आइटम्स बोलूंगा। और क्रेडिट आइटम्स तो लायबिलिटी और इनकम्स, इन दोनों को क्रेडिट किया जाता है ट्रायल बैलेंस। तो बात करूं तो मैं 4 लाख की कैपिटल सिर्फ लायबिलिटी और इनकम देख रहा हूं। इसके अलावा 12 लाख की हमने फी रिसीव करी है। इसके अलावा 95,000 का बैंक ओडी है। इन्हीं तीनों को आप ऐड कर लीजिए, क्रेडिट बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस का आ रहा है 16,90,000। ऑब्वियसली डेबिट भी उतना आ रहा होगा। आप पहले देखिए क्या 16,90 ऑप्शन में है, हाँ जी सी है। सो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए, so now move on to next question। Sohan purchased goods for rupees 18 lakhs and sold 4/5 of the goods for 2160 and met expenses amounting to 3 lakhs। He counted net profit of 420। कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज किया? पहले आप ये देख लीजिए कि क्या सही में 4/20 का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 18 लाख के मैंने गुड्स खरीदे, जिनकी कॉस्ट 18 लाख थी। मैंने 4/5 गुड्स बेचे, इनटू 4/5 करूंगा तो आ रहा 14,40,000। 14,40,000 के गुड्स को मैंने 2160 में बेचा, यानी 7,20,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से मैंने 3 लाख के खर्चे लिखे करे तो मुझे 4/20 का प्रॉफिट हुआ। कंसेप्ट कौन सा? ऑप्शन देखिए, एंटिटी, पीरियोडिसिटी, मैचिंग, कंजर्वेटिज्म। एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म तीनों मेनली हमारे बैलेंस शीट और नॉर्मल अकाउंट्स में अप्लाई होते हैं। मेन पीएनएल में अप्लाई होने वाला कंसेप्ट जो है वो आपका है मैचिंग कंसेप्ट। आपने 3 लाख के खर्चे कि जिस साल में कमा रहे उसी साल के खर्चे माइनस करते हैं, दिस इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट। आंसर शुड बी सी। सो सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,
R and Bar were partners in a joint venture sharing profits and losses in the proportion of 4/5 and 1/5, 4:1. R supplies goods to the value of 50,000, उसने अपना सामान लगाया बिजनेस में, and incur expenses of 5,400. बार ने अपना सामान लगाया 14,000 का और खर्चे करे 800 के. सामान बेचा बार ने, अल्टीमेटली जो रिकवरी हुई वो बार ने करी 92,000. बार को 5% का सेल मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए. बार ने अकाउंट सेटल किया, बैंक ड्राफ्ट का फाइनल रेमिटेंस क्या होनी चाहिए. अब इसमें जो मेन पॉइंट है ये देखना पड़ेगा कि आर बार को पैसे देगा या बार आर को पैसे देगा. अब मेनली रिकवरी जो करी है पैसे की वो बार ने करी है. मेन 92,000 किसके पास पड़े हैं? बार के पास. तो बार एक तरीके से पैसा देगा आर को. लेकिन मेन बात है ये हमने फाइनल किया, ये मैं बात यहां पे लिख दूं कि बार विल पे टू आर. बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि मेन रेवेन्यू की रिकवरी जो करी है वो बार ने करी है. अब बात समझ गए? तो मेरा जो आंसर है ये तो क्लियर है कि वो ए या डी में है. अमाउंट निकालना है. आर को मुझे उतना पैसा देना पड़ेगा जितने आर ने खर्चे करे हैं और साथ में इस वेंचर से जो आर का प्रॉफिट हुआ वो से देना पड़ेगा. अब आर ने खर्चे क्या क्या करे? आर ने 50,000 के गुड्स लगाए और 5400 का उसने खर्चा किया. बात आ गई प्रॉफिट की. प्रॉफिट मुझे निकालना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट. अब इस वेंचर से मुझे 92,000 की रिकवरी हुई. 50,000, 5,400, 14,000 और 800 का हमने खर्चा किया. दैट मीन्स 70,200 का खर्चा हुआ. और बार को कमीशन भी देना है 5% ऑफ सेल, यानी 92,000 का 5% 4,600. इस हिसाब से अगर प्रॉफिट को देखा जाए 92,000 माइनस 7,200 माइनस 4,600, प्रॉफिट हो रहा है 17,200 रुपए का, जो 4:1 की रेशो में बांटा जाएगा. आर की बात करें तो आर को जो शेयर मिलेगा वो 4/5 शेयर मिलेगा. किसका? 17,200 का इंटू 4 डिवाइड बाय 5, यानी इसको मिलेगा 13,760 रुपए. कुल मिला के इसके पैसे कितने बनते हैं? 13,760 का प्रॉफिट, 50,000 और 5,400. ही शुड गेट 69,160. कौन इसको देगा? 69,160. बार ने मेन पैसा रिकवर किया है, तो इस क्वेश्चन में पहले आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि कौन किसको पैसा देगा. बार आर को पैसा देगा 69,160. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी ए. चलिए, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपका ए बिल्कुल ठीक आंसर है. नेक्स्ट, rent received from a tenant 18,000 was correctly entered in cash book and posted to debit of rent account. Error of this effect on the trial balance will be. देखिए, आपको जब रेंट मिला तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी कैश टू रेंट. इसका मतलब जो रेंट अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें बाय कैश लिखूंगा, जबकि मैंने कर दिया टू कैश. मतलब रेंट जिसको, अब जब मैंने रेंट में लिख दिया टू कैश, यहां पे लिख दिया, इसका मतलब है मैंने रेंट को डेबिट कर दिया. मतलब जिस चीज को क्रेडिट करना था आपने उसको डेबिट कर दिया. अब क्रेडिट करना था 18,000 से, आपने डेबिट कर दिया 18,000 से. तो गलती पहली बात तो डबल हो गई. जिस चीज को -18 लिखना था आपने उसको +18 लिख दिया. माइनस से 0 18, 0 से 18 फिर 18, कुल मिला के 36 वाली गलती हो गई. और क्रेडिट वाली चीज को डेबिट में लिखा, यानी डेबिट का जो टोटल है वो 36,000 ज्यादा हो जाएगा क्रेडिट से. समझे आप बात? जब आपने उल्टा कर दिया तो गलती डबल की हो गई. सो माय आंसर शुड बी ए. बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, ओएल लिमिटेड issued 10,000 equity shares of ₹100 each at a premium of 20%. The money is payable on 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम एप्लीकेशन. एप्लीकेशन पे 30 रुपए है, 50 रुपए अलॉटमेंट पे देने हैं, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 20 रुपए फाइनल कॉल पे. कंपनी ने 15,000 की एप्लीकेशन रिसीव करी
ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, प्रोराटा अलॉटमेंट करनी पड़ी। अब एच एक होल्डर था 400 शेयर्स का, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो उसने दिया क्या, सिर्फ एप्लीकेशन। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफिटिंग द शेयर्स। कितना आपको अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालना चाहिए, बता दूं जितना अमाउंट आपने आज तक रिसीव किया है उतना ही फॉरफीचर अकाउंट में डालते हैं। तो आपने बेसिकली अलॉटमेंट और कॉल आपको नहीं मिला, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन का ही तो पैसा मिला है। अब बात यह है एप्लीकेशन का पैसा क्या 30 रुपए के हिसाब से हम देखें या कैसे देखें। बेसिकली आप देखिए यहाँ पर आपको आपके बंदे ने शेयर्स वो होल्ड करता है 400 शेयर्स। अब ये प्रो राटा का केस है तो इसमें शेयर्स अप्लाई तो ज्यादा करे होंगे ना। अब इसलिए कितने अप्लाई करे होंगे देखने के लिए, डिवाइड बाय 15,000 सॉरी डिवाइड बाय 10,000 इंटू 15,000। जिन्होंने 15,000 मांगे उनको आपने 10 दिए ना, तो इसको 400 मिले तो इसने अप्लाई कितने करे होंगे, 400 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 15,000, इसने 600 शेयर्स अप्लाई करे होंगे। अब इसमें सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, मैं एप्लीकेशन का अमाउंट देख रहा हूं, बात दिमाग में ये आती है इंक्लूडिंग प्रीमियम देखे या एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। ये बात ध्यान रखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफीचर की एंट्री में तभी आता है जब प्रीमियम ना मिला हो। इसने एप्लीकेशन दिया तो प्रीमियम भी दिया ही होगा ना, यानी एप्लीकेशन है 10 रुपए की, इसके हिसाब से इसके 6,000 रुपए आपने फॉरफिट करने चाहिए। अब अगर देखा जाए तो हमारा 6,000 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। इसके हिसाब से मेरी जजमेंट तो ये है, ये मेरी पर्सनल जजमेंट है कि ये क्वेश्चन जो है ये इंस्टीट्यूट ने आपका थोड़ा गलत क्वेश्चन दिया, इसके ऑप्शंस गलत है, इसमें 6,000 होना चाहिए था या नन ऑफ द अबव होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन आपने अगर अटेम्प्ट करा है, जो भी आपने क्वेश्चन किया है, तो मेरे हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट इसमें आपको नंबर दे देगा, दे देने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। The books of T Limited reveal the following information. Opening inventory 7,50,000, परचेज करी 2250 की, सेल करी 25 लाख की। इन्वेंट्री आपने देखी, फिजिकल इन्वेंट्री 31 मार्च को, कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट डिसाइड किया है 25%, ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का ही होता है। कंपनी सस्पेक्ट करती है कि शायद उसकी कुछ इन्वेंट्री जो है ना वो कोई नया एम्प्लॉई है जिसने चोरी चकारी कर ली है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मिसिंग इन्वेंट्री। भाई जहां तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, दैट मींस सेल्स माइनस जीपी। अब सेल्स आपकी है 25 लाख रुपए, जीपी दे दिया है 25%, 25 लाख का 25% अगर आप निकालोगे तो आता है 6,25,000। अकॉर्डिंग टू दिस माय COGS शुड बी 2.5 लाख, 25 लाख माइनस 6,25,000 इज इक्वल टू 18,75,000। ये COGS होना चाहिए। अब देखिए COGS है 1875, COGS का दूसरा फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS। COGS आ गया 1875, ओपनिंग स्टॉक है 750 और परचेज है 2250। अगर आप क्लोजिंग को राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाए और COGS को उधर ले जाए, भाई आपके पास 7.5 लाख का सामान था, 2250 का और खरीद लिया, जिसमें से 1875 का बेच दिया। सो योर क्लोजिंग स्टॉक शुड बी 11,25,000, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन जो आपने चेक किया इन्वेंट्री तो 10,45,000 मिला। इसका मतलब 1125 माइनस 1045 80,000 की गड़बड़ नजर आ रही है। दैट मींस द आंसर शुड बी बी। 80,000 का सामान आपका पिलफर्ड हो गया है बाय द न्यू एम्प्लॉय। समझ में आया? द करेक्ट आंसर शुड बी बी। ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 50th, a holder of 100 shares of ₹10 each
failed to pay the final call money of 4 rupee per share, the share were forfeited and reissued at 7. क्वेश्चन है एंट्री ऑन रीइश्यू। जब आपने शेयर को रीइश्यू किया तो आपको पैसे मिले होंगे, सो एंट्री वुड बी बैंक डेबिट 7 रुपए पर शेयर की तरफ से पैसे मिले होंगे 700। आपने डिस्काउंट दिया होगा 300 रुपए का, क्योंकि 10 रुपए का शेयर आपने 700 में दिया है, तो 300 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है शेयर फॉरफीचर में से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 रुपए के शेयर्स थे। तो करेक्ट आंसर जो दिख रहा है दैट इज बी, ये आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कैन अ माइनर बी एडमिटेड इनटू अ जॉइंट वेंचर। अगेन इसके लॉ की जानकारी आपको होनी चाहिए। It can be admitted, it cannot be admitted, it can be admitted with the consent of other co-venturers, it can be admitted for the benefit of minor। ठीक, डी पॉइंट में से कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन आपको बता दूं माइनर के बेनिफिट के लिए एडमिशन ये पार्टनरशिप में दस्तूर है कि हम एक माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। जॉइंट वेंचर में माइनर को नहीं लिया जा सकता, as he is not competent to contract, he is not mature enough, so the answer should be बी। देखते हैं, so ये मेरा करेक्ट आंसर है, दैट इज बी। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 52, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 4500, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 300, 150 एंड 375। इसने पूछा बैलेंस एज पर पासबुक। अब कैश बुक का ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस है, 4500 नेगेटिव में है। अब 3 चेक है जो इशू करे लेकिन क्लियर नहीं हुए। अब कैश बुक से तो माइनस कर दिए, लेकिन ये पासबुक में नहीं चढ़े, तो कैश बुक कम हो गई, पासबुक तो ऊपर है, तो कैश बुक को भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। कैश बुक मेरी ऑलरेडी माइनस में है, कैश बुक ऑलरेडी हमारी माइनस में है 4500। 3 चेक्स 300, 150 और 375 चेक काटे, यानी कैश बुक कम करी, लेकिन पासबुक वही की वही है, तो उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो इन तीनों को आपने प्लस करना पड़ेगा, आपने यानी प्लस साइड में लिखना पड़ेगा। 300, 150 और 375, यानी आपका हो गया 450, 525, 825। 1200 रुपए आपने बैंक में डाले लेकिन क्लियर नहीं हुए, यानी अपने कैश बुक बढ़ा दी लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो ये आपको अगेन माइनस साइड में लिखना पड़ेगा 1200 रुपए। इसे आप सॉल्व करें, माइनस 4500 प्लस 825 माइनस 1200, माय करेक्ट आंसर इज माइनस 4875। 4875 वैसे एक ही ऑप्शन है सी, और सारे डेबिट में किया, दैट मींस इट इज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। सो 4875 इज माय करेक्ट आंसर। ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। सो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द इन्वेंटरी सोल्ड अंडर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। दैट मींस इसमें मुझे वेटेड एवरेज के हिसाब से पहले स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है और फिर से अपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 1000 यूनिट्स 4 रुपए का, 15 जनवरी को आपने परचेज करी 1100 यूनिट्स 5 रुपए की, 30 जनवरी को आपने परचेज करी 1300 यूनिट्स 6 रुपए की, फिर आपने 3000 यूनिट्स सेल करी, सेल का वैल्यू है 10 रुपए। ये आपका सीओजीएस नहीं है। बेसिकली मुझे अगर प्रॉफिट निकालना है तो मुझे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखना पड़ेगा। दैट मींस आपने ये जो 3000 यूनिट्स अगर आपने बेची है तो ये इनकी कॉस्ट क्या, ये कौन सी वाली बेची है? अब ये 4 रुपए वाली बेची है, 5 वाली बेची है, 6 वाली बेची है। वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है। वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से आपको अपनी टोटल जो सामान आपके पास है, टोटल गुड्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी, उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल गुड्स की क्वांटिटी से, और उस रेट पर आपने सामान को बेचा होगा। अब देखा जाए तो मेरे पास 1000 इंटू 4 4000 का सामान है, 1100 इंटू 5 5500 का सामान है, 1300 इंटू 6 7800 का सामान है। डिवाइड बाय सामान कितना है
1000 units, 1100 units, 1300 units. That means 2100, 2400 and 3400. What is in weighted average rate? 4000 plus 5500 plus 7800 डिवाइड बाय 3400, ये आपका 5.088 का आपका तकरीबन रेट आ रहा है ऑन एन अप्रॉक्स। आपने इतने का सामान बेचा, 3000 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो इसी को इनटू 3000 अगर कर देंगे, दैट मींस 15265 तकरीबन आपने, ये आपकी वैल्यूएशन आती है 3000 यूनिट्स की। दिस इज योर COGS। अब आपने सेल करी 3000 यूनिट्स 10 रुपए के, यानी 30,000 की सेल करी, जिसका जो सामान 15,265 रुपए का है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 30,000 माइनस 15,265, माय करेक्ट आंसर इज कमिंग आउट एज 14,735। समझ में आया? पहले आपको वेटेड एवरेज तरीके से वैल्यूएशन करनी थी, अपने जो सामान बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसके हिसाब से आपने सेल्स का अमाउंट निकालना था, जीपी का अमाउंट। सो द करेक्ट आंसर इज 14,735। देखते हैं क्या ये ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, X sent out goods costing 2 lakhs to Y. 3/5 of the goods were sold by consignee for 140. 2% कमीशन देना है सेल्स पर, 20% सेल, दूसरा कमीशन है ऑन ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन एक्सीड कॉस्ट प्राइस। इक्वेशन काफी बड़ी हो जाती है। सेल्स में से सारा कमीशन, पहला और दूसरा दोनों कमीशन माइनस करना है, कॉस्ट माइनस करनी है, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 20% करना है, कमीशन का अमाउंट पूछा। देखिए फर्स्ट जो कमीशन है उसके लिए तो लिखा है 2% ऑन सेल्स, यानी 2% ऑफ 1,40,000, 1,40,000 का अगर आप 2% देखेंगे तो ये आपका आएगा 28। अब सेकंड कमीशन का मेन पंगा है, सेकंड कमीशन को मैं मान लेता हूं x। अब इक्वेशन देखिए, x इज इक्वल टू, इसने बोला है 20% ऑफ सेल्स माइनस ऑल कमीशन, दोनों कमीशन 2800 पहला और दूसरा x, दोनों कमीशन, उसमें से भी कॉस्ट प्राइस माइनस करनी है। अब कॉस्ट जितना सामान बेचा भाई, ये हम देख लेते हैं, आपको बताया था कॉस्ट के बारे में। 2 लाख तो पूरे सामान की कॉस्ट थी, आपने सिर्फ उसका 3/5 बेचा है ना, तो 2 लाख का 3/5 अगर आप देखेंगे, सो दिस वुड बी 1,20,000। समझ में आया? जितना बेचा उसी कॉस्ट प्राइस लिखो, 1,20,000 माइनस करना। दिस इज आवर इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व इट। अब सेल्स आपको कितनी है? 1,40,000। 1,40,000 में से आप 2800 माइनस x माइनस 1,20,000, न्यूमेरिकल को एक साथ ले आते हैं। 20%, ये x के बराबर हुआ 1,40,000 माइनस 2800 माइनस 1,20,000, ये आ गया 17,200। 17,200 का 20% करना पड़ेगा मेरे को, माइनस x, ये बच गया मेरा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 17,200 का 20% करूंगा 3,440 माइनस 0.20x, 20% ऑफ x को 0.20x कह सकते हैं। ये आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.20x इज इक्वल टू 3,440। इस हिसाब से x आप निकाल सकते हैं, 3,440 डिवाइड बाय 1.20, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये आ रहा है मेरा 2,867, ये मेरा सेकंड कमीशन है। याद रखिए आपसे पूरा कमीशन पूछा है, तो पहला कमीशन था 2800 का, दूसरा कमीशन आ गया 2,867 का। आप अगर इन दोनों को टोटल करेंगे, 2,867 प्लस 2800, my total commission is coming out as 5,667, 5,667. So my correct answer is A. Now we move on to next question, question number 55. Opening inventory given है 15,000, closing inventory 20,000, purchase is 280, return outward. Return outward क्या होता है? Purchase return, जो सामान था वो बाहर गया। Return inward, sales return. Carriage inward, direct expense है 2,500,
जीपी दे रखा है 20% ऑफ सेल्स, आपसे पूछा है ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल का मतलब है यानी रिटर्न इनवर्ड्स को कंसिडर ना करते हुए। अब देखना पड़ेगा, पहले इसमें सीओजीएस निकालना पड़ेगा। सीओजीएस मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस यानी 280, ऑब्वियसली परचेज रिटर्न भी है तो हाथ माइनस कर दे 7500, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड है 2500, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 20000, ये आपका सीओजीएस आएगा। ये आ रहा है 15000 प्लस 280 प्लस सॉरी माइनस 7500 प्लस 2500 minus 20,000. My COGS is coming out as 2,70,000. Now GP is 20% on sales. वही है, सेल्स तो अवेलेबल नहीं है, तो GP is given as 1/5 on sale. तो ये आपने पढ़ा हुआ है, 1/5 on sale है तो 1/4 on cost हो गया। 2,70,000 डिवाइड बाय 4, ये आपका दैट इज 67,500 रुपीज आपका जीपी हो गया। अब सीओजीएस प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स, ये अभी नेट सेल्स आएगा, नेट सेल्स। सीओजीएस प्लस जीपी 2,70,000 प्लस 67,500, 3,37,500, दिस इज माय नेट सेल्स। मेरी नेट सेल्स मतलब सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद। ग्रॉस सेल्स पूछ रहा है, सेल्स रिटर्न दोबारा ऐड कर देता हूं 10,000। सो माय ग्रॉस सेल्स शुड बी 3,47,500। सो द करेक्ट आंसर इज ए। बिल्कुल ठीक आपका आंसर है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we move on to the next question, that is question number 56. रोहित, सुमन एंड रोहन, ये आपके तीन पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 2:1:1। They took a JLP joint life policy for 1 lakh. Besides they took policy severely amounting to, तीनों ने अपनी सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली है और तीनों की एक पॉलिसी भी है। अब दुर्भाग्यवश रोहित डाइड ऑन 30 सितंबर 2015। सरेंडर वैल्यू क्या होता है, अगर मैच्योरिटी से पहले अगर उसकी जो डेट मैच्योरिटी डिसाइड होती है उससे पहले अगर वो एक्सपायर हो जाए तो उसकी जो वैल्यू मिलती है दैट इज 30% है वो पॉलिसीज की। रोहित को क्या शेयर मिलेगा लाइफ पॉलिसी का? इसमें देखिए कुछ आपको जानकारी की जरूरत है। ये जानकारी की जरूरत है कि अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का केस है और अगर डेथ का केस है तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको पूरा एश्योर्ड सम मिलता है, ना कि जनरली वैसे बात होती है कि जेएलपी अगर पहले ही मैच्योर हो जाए तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर डेथ हो जाती है तो एश्योर्ड सम मिलेगा। तो ये 1 लाख जेएलपी का पूरा मिल जाएगा रोहित की डेथ पे, लेकिन रोहित को कितना मिलेगा उसका शेयर, दैट मींस 2/5। ये ध्यान रखिएगा 2:1 सीक्वेंस, रोहित पहले है, रोहित की डेथ हुई है। सो इसको देखा जाए तो रोहित का जेएलपी में शेयर हो गया 40,000। इसके अलावा जो उसकी खुद की पॉलिसी है उसका तो उसको पूरा अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज 50,000। तो रोहित को कुल मिला के पैसा मिलेगा 90,000। तो आपका अमाउंट आंसर हो गया दैट इज ए। सो द करेक्ट आंसर इज ए। देखते हैं जी, बिल्कुल ठीक आपका करेक्ट आंसर है 56। नेक्स्ट, द नेट प्रॉफिट एक्सेंट कंपनी वाज 7,02,000 नेट प्रॉफिट था बिफोर चार्जिंग मेहताज जो कि मैनेजर है उसकी सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन देने से पहले 7,02,000 का प्रॉफिट था। मेहता को 6,000 पर मंथ की सैलरी देनी है, साथ में कमीशन देना है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। कहने का मतलब ये हो गया, मतलब कुछ इस तरीके से मैं आपको शो करके दिखा देता हूं कि सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट कमाते थे 7,02,000 का, उसमें के बाद मुझे उसे सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी है 6,000 पर मंथ यानी साल की हो गई 72,000। इसके बाद मुझे उसे कमीशन देना पड़ेगा 5% का, लेकिन मेन बात यही है कि ये 5% जो नेट प्रॉफिट इसके बाद आएगा इस पर डिपेंड करता है। अब ये तो है नहीं,
तब क्या करें, जिसके बेस पर इंफॉर्मेशन है उसे ले ले 100। अब ये 100 है तो ये आपका 5 होना चाहिए। अब ये अगर 5 माइनस होने के बाद अगर 100 आंसर आ रहा है, इसका मतलब यहां तक का जो नेट प्रॉफिट है वो 105 के बराबर होना चाहिए। यहां तक का जो नेट प्रॉफिट है वो 105, तभी तो 105 में से 5 माइनस हुआ तभी तो 100 आया। अब ये जो अमाउंट है 7,02,000 माइनस 72,000 माइनस 72,000, तो ये मेरा आ रहा है 6,30,000। इसका मतलब मैंने ये देख लिया कि 6,30,000 जो है वो 105 के बराबर है, तो मैं देख लेता हूं 5 कितना होगा, ये मेरा कमीशन आ जाएगा। 6,30,000 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, 30,000 आपका कमीशन आ रहा है। इसने पूछा मेहता को कितना देना है, 30,000 कमीशन भी देना पड़ेगा। अब 72,000 की जो तनख्वाह दे रहे हो, 30,000 कमीशन के तौर पे, कुल मिला के 1,02,000 इसको देना पड़ेगा। दैट मींस आंसर इज बी। मेन पॉइंट ये था, और बहुत मुश्किल नहीं है, परसेंटेज का खेल है, परसेंटेज डिपेंड कर रही थी इस पे, लेकिन ये था ही नहीं तो कन्वर्ट करना पड़ा। बी इज द आंसर। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a machine was purchased on 1/4/2012 for 15 lakhs, scrap value 50,000, depreciation 15% under WDV। WDV की परसेंटेज आपको दे रखी होती है, जब परसेंटेज दे रखी हो तो स्क्रैप वैल्यू वगैरह का आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। मशीन को मैंने 1/7/2015 में बेचा 9,04,115, प्रॉफिट पूछा। भाई मेन बात तो आपने दिमाग में पहले ये होनी चाहिए कि आपने प्रॉफिट निकालने के लिए ऑब्वियसली क्या करना है, सेल्स माइनस WDV। उस मशीन की वैल्यू कौन सी डेट पे, उस डेट पे जिस पे आपने उसे बेचा। 15 लाख की वैल्यू तो 1,04,2012 को थी। भाई कितना टाइम हो गया, 12 13 13 14 14 15, उसके भी 3 महीने और, 3 साल 3 महीने बाद बेचा तो पहले 3 साल 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। आप लोग कर सकते हैं, WDV मेथड है। क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूस होने वाला पहले साल, यानी मेरा 12 13, जब 15 लाख पर आपने 15% आप डेप्रिसिएशन लगाइए, कितनी वैल्यू बचेगी, 12 13, यानी 13 के एंड में 15 लाख डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर ले, 15 लाख माइनस 15%, 15 लाख माइनस 15 का परसेंट का निशान, 12,75 बचा। 13 14 में अगेन इसमें से, अब इसमें से 15% माइनस होगा तो कितनी वैल्यू बची, 12,75 माइनस 15%, 10,83,750, 13 14 के एंड में। 14 15 में फिर से आपका 15% आपका इसका डेप्रिसिएशन लगेगा। So 10,83,750 minus 15%, 9,21,000, sorry 9,21,188 तकरीबन, आप इतना समझ सकते हैं। इस पर फिर 3 महीने की डेप्रिसिएशन और लगानी है। एक साथ को बेचा है ना, अभी आप कहां पे खड़े हैं, 31 मार्च 15, अप्रैल 15, मई 15, जून 15, 3 महीने और। सो 9,21,188 का 15% 3 महीने के लिए, डेप्रिसिएशन हो गई 34,545। कुल मिला के इसकी WDV कितनी बची, 921,188 में से आपने माइनस किया, आपकी WDV बचेगी 8,86,643 तकरीबन। अब आपने 8,86,643 की चीज को 9,04,115 में बेच दिया तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 9,04,115 माइनस 8,86,643, प्रॉफिट आपका हो रहा है 17,472 रुपए। समझ में आया भाई? पहले अपनी WDV उस दिन की निकालना जिस दिन पर आपने असेट को बेचा है। According to this, my correct answer is A. So A आपका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 59th. A sent some goods costing 3,500 at a profit of 25%.
याद रखिएगा कॉस्टिंग 3500 भेजा सेल और रिटर्न बेसिस पे। बी ने इसमें से 800 की कॉस्ट का सामान, हर चीज कॉस्ट पर है, वापस कर दिया। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बाकी के गुड्स ना तो उसने मना करे ना उसने वापस करे, तो इन्वेंट्री जो अप्रूवल पे गई हुई है उसे कितने के दिखाओगे? स्टॉक हमेशा कॉस्ट पर होता है। बहुत ही सिंपल है, 3500 की कॉस्ट का सामान गया, 800 की कॉस्ट का आ गया, 2700 की कॉस्ट का अभी भी बचा। सो द आंसर इज 2700। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज किया गया इतनी बातें करके। 25% एक कंफ्यूजिंग फैक्टर लिखा है। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एमसीक्यू, 2700 करेक्ट आंसर है। लास्ट, on 9th January 2016, the physical inventory of a concern is taken as 70,000. Following transaction took place between 1st Jan to 9th Jan. Goods sold 48,000 at a profit of 25%, which includes goods of the sale value of 5,000 not delivered to the customer and 3,000 delivered on 29/12. आपको फिजिकल इन्वेंटरी निकालनी है 31/12 की। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा उल्टा है। अभी तक तो ऐसा होता था कि हमें अपना बीच की ट्रांजैक्शंस को मिटिगेट करना होता था। आगे की इन्वेंटरी दे रखी है, पीछे की इन्वेंटरी निकालनी है। देखिए 70,000 की इन्वेंटरी आपको देखिए 9 जन को। अब देखिए 1 जन से 9 जन के बीच में क्या हुआ? 1 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में आपने 48,000 के गुड्स बेचे। सोच के देखो, आपने 48,000 के जो गुड्स बेचे वो आपके 31 दिसंबर के स्टॉक में होंगे, लेकिन 70,000 में नहीं होंगे क्योंकि वो बिक गए। लेकिन हमें तो पीछे की डेट के निकालने हैं ना। इसका मतलब जो आपकी इन्वेंट्री आपकी 9 जनवरी को है, कितनी है? 70,000। इसमें से ये 48,000 का सामान चला गया होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि सेल हो गया, लेकिन मुझे वापस जाना है तो मैं इसको ऐड करूंगा। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, 48,000 जो है वो माइट बी इसकी सेल प्राइस है। गुड्स सोल्ड 48,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। 48,000 जो है वो आपकी सेल प्राइस है। अब 48,000 इज सेल प्राइस, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। 1/4 on cost, that means 1/5 on sale. So 48,000 में आपका 1/5 का प्रॉफिट इन्वॉल्व है, that is 9,600. So the cost would be 48,000 minus 9,600. इसकी COGS होगी 38,400. बट अब इसमें देखिए 5,000 का सामान अभी तक कस्टमर को डिलीवर, ये 5,000 इसी में इंक्लूड है। 5,000 का सामान अभी तक आपने कस्टमर को डिलीवर नहीं किया, इसका मतलब वो 70 में इन्वॉल्व होगा, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था। देखिए समझने की कोशिश करें, थोड़ा कंफ्यूजन है। 48 का सामान आपने बेचा, विच शुड बी एडेड। ये 5 इस 48 में इन्वॉल्व है, इसको भी ऐड होना चाहिए था, लेकिन ये 48 हमने ओवरऑल कहा है कि 70 में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि बीच में बेच दिया, लेकिन ये 5 तो इसमें है। क्यों? क्योंकि इसको डिलीवर अभी तक नहीं किया। तो क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है तो दोबारा ऐड क्यों करना, इसलिए इसको हटा दो। अगेन बात आती है 5,000 तो सेल वैल्यू है, इसकी कॉस्ट देखनी चाहिए ना, 5,000 की कॉस्ट देखनी चाहिए। अगेन 5,000 में 1/5 1000 तो प्रॉफिट इन्वॉल्व है, यानी 4,000 की कॉस्ट होनी चाहिए। और इसका कोई पंगा नहीं है, कंफ्यूजन दे रखी है। 29/12 को 3,000 डिलीवर हो चुका तो स्टॉक में होगा ना, हटाना ही क्यों है? बोला 70 में होगा ना, वो 31 में होगा। जो चीज इसमें भी स्टॉक में नहीं है और इसमें भी नहीं है, फर्क क्या पड़ता है? आप इसको अगर सॉल्व करें, 70,000 प्लस 38,400 माइनस 4,000, यार करेक्ट आंसर शुड बी 1,04,400, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। ऐसा होगा भाई, पेपर में ऐसा होगा, ऑप्शन में नहीं है, क्या करें? कुछ और दिमाग लगाओ। या तो इसने 48,000 को कॉस्ट ही माना है, ये प्रॉफिट वाली कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब इसने 70,000 की इन्वेंट्री में 48,000 की सेल्स ऐड करी, लेकिन 5 तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए हटा दी। इसने प्रॉफिट वाला कोई गेम नहीं किया। 70 प्लस 48 माइनस 5, 1,13,000।
1,13,000 ये मेरा आंसर आ रहा है, बट अगेन दिस इज नॉट इन द ऑप्शन। सो अब प्रॉब्लम मेरी ये आती है कि जो मेरा 1,13,000 मैंने अभी जो निकाला, कैसे निकाला, 70 मैंने सोचा कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, 70 + 48 - 5, मेरा तो इस तरीके से भी 1,13,000 आंसर नहीं आ रहा, ऐसा होगा आपको अलग सोचना पड़ेगा। माइट भी देखिए क्वेश्चन में कुछ हमारी अजम्पशन में गलती आ रही है, माइट भी 48,000 कॉस्ट है, इस हिसाब से तो 70 में डायरेक्टली 48 तुम्हें ऐड करना चाहिए, और 5 लिखा है कि सेल वैल्यू है तो उसकी सीओजीएस होगी 4, लेकिन ऐसे आंसर नहीं है। इसका मतलब है 48,000 सेल वैल्यू है, लेकिन ऑप्शंस में माइट भी गलती करी गई है, इन्होंने 48,000 में 25% का ही जो प्रॉफिट लेके हटा दिया। जैसे मैंने आपको 1/5 बोला था ना, इन्होंने 1/4 ही हटा दिया, 25% मींस 1/4। 48,000 में से 25% प्रॉफिट हटाएंगे तो 36,000 बेसिकली ऐड किया गया, यानी 48,000 को इन्होंने सेल माना, लेकिन या तो क्वेश्चन की प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस 25% शुड बी ऑन सेल, या तो क्वेश्चन गलत या ऑप्शन गलत। मैं इसको बेहतर ये 25% ऑन सेल मान दूं। देखिए क्वेश्चन में से गलतियां होंगी, आपको ठीक करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा क्या गलती करी है। 36,000 इसने ऐड किया, 5,000 तो सेल लिखा है, ये कोई गलती नहीं है, तो 5,000 में से अगर आप 1/4 हटाएंगे तो 4,000 माइनस करिए। अब देखिए 70 + 36 1,06,000 -1,00,000 -4 आंसर आ रहा है 1,02,000, ये हमारे ऑप्शन में है बी। सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर शुड बी बी। देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल हमारा ये आंसर है। तो इसी के साथ आपका ये टेस्ट खत्म होता है, मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप देख लीजिए, अपनी इवैल्यूएशन कर लीजिए कि कैसा आपका पेपर रहा। पेपर मिक्स था, बहुत आसान भी मैं कहूँगा, लेकिन टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी थी, और हमारे जो हम लोग आपके लिए जो वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपके पास बुक्स हैं, जो आपको टेस्ट दिए गए हैं, काफी क्वेश्चंस मैं कहूँगा उन्हीं में से थे। चलिए, तो अब ये आपका टेस्ट खत्म होता है, मुझे उम्मीद है आपने अच्छा काम किया होगा। सो और अब मैं जो भी आने वाले आपके इंस्टीट्यूट के जो रिजल्ट्स हैं उन पर आप ध्यान दीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप इस वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, आप भी देखिए और भी दिखाइए। थैंक यू।